डैड, आप इस भिखारी के सामने हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? समीर, कौन है ये समीर? मैंने कहा ना अपना मुंह बंद रखो, मैं हैंडल कर लूंगा। अब जाओ यहाँ से। अयान के पिता को पता था कि उनका नालायक बेटा कोई बेवकूफी जरूर करेगा और उन्हें लेने के देने पड़ जाएंगे। उन्होंने अपने बॉडीगार्ड से इशारे में अयान को यहाँ से ले जाने के लिए कहा और उन गार्ड्स ने भी उनका ऑर्डर फॉलो करके अयान को होटल के बाहर ले गए। विनोद हैरान होकर ये सब तमाशा देख रहा था और समीर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। जब माहौल थोड़ा शांत हो गया तो अयान के पिता ने विनोद की तरफ देखकर थोड़ा पोलाइटली कहा, विनोद बेटा, तुम्हें क्या हो गया है? ये सब तमाशा करना अच्छा लगता है क्या? अयान के पिता की बात सुन समीर थोड़ा कंफ्यूज हो गया और विनोद को सवाल भरी नजरों से देखने लगा। फिर विनोद ने समीर को सब बताया कि कैसे दिल्ली शहर के बिजनेस इंडस्ट्री में आए कुछ नए स्ट्रैटेजिक बदलाव की वजह से शहर की इकोनॉमी तेजी से बढ़ी। कई कंपनियों ने इस मौके का फायदा उठाकर तरक्की की। इसी दौर में विनोद के फैमिली की सेठ कंपनी बोहरा ग्रुप एक दूसरे के दुश्मन बन गए। हुआ ये था कि विनोद की मां परिधि सेठ और धर्मेंद्र बोहरा ने अपनी शुरुआत स्कूल छोड़ने के बाद की। एक रात नशे में दोनों को प्यार हो गया और उन्होंने मिलकर एक छोटा सा होटल बिजनेस किया। यही होटल उनके सपनों की पहली सीढ़ी बना। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ा, धर्मेंद्र बोहरा के इरादे बदल गए। उसने किसी तरह पूरा कारोबार अपने नाम पर कर लिया और परिधि सेठ को बर्बाद कर दिया। तब से सेठ और बोहरा परिवार के बीच दुश्मनी शुरू हो गई। तो ये बात है। विनोद भले ही शांत खड़ा था, लेकिन उसकी नजरें धर्मेंद्र बोहरा और अयान पर टिकी थी, जो वापस होटल के अंदर आ गया था। विनोद की आंखों में नफरत साफ झलक रही थी, मगर उसका लहजा एकदम ठंडा था। उधर धर्मेंद्र बोहरा के माथे पर पसीना आ गया, लेकिन वो आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, क्योंकि वो जानता था कि उसने क्या किया था। वो समीर को इस उम्मीद से देख रहा था जैसे वो उसकी मदद करेगा, लेकिन वो चुप था और बोलने का इंतजार कर रहा था। और वो बोला, मिस्टर धर्मेंद्र बोहरा, क्या सच में आपको लगता है कि ये होटल और बिजनेस के असली हकदार आप हैं? समीर जी, विनोद आपका दोस्त है, तो प्लीज आप ही उसे समझाइए ना। क्या पुरानी बातों में फंसा हुआ है? मेरे हिसाब से बेहतर तो यही होगा कि आप अपने काम पर ध्यान दें और हम अपने। लेकिन समीर पर बोहरा की सेंटी बातों का कोई असर नहीं हुआ। वो बाद में अपनी दोस्ती की आंखों में बदले की आग देख पा रहा था। समीर ने थोड़ा एटीट्यूड में मिस्टर बोहरा की तरफ देखा और मजे लेते हुए बोला, ये बात तो आपको पास्ट में अपना रंग बदलते वक्त सोचना चाहिए था। वैसे मुझे नहीं लगता कि आपके पास ध्यान देने लायक कुछ रह गया है, बल्कि अगर ध्यान देना है तो अपने इस बेटे पर दीजिए, वरना प्रॉफिट की तो नहीं, लेकिन लॉस की गारंटी मैं पक्का दे सकता हूँ। बाकी बिजनेस की बात जहाँ तक है वो हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे। क्यों, सौदा मंजूर है? समीर के सख्त रवैये को देखकर धर्मेंद्र बोहरा का असली रूप आखिर सबके सामने आ गया। उसने अपनी भूली भाली नकली शक्ल का मास्क उतार फेंका। फिर वो उठकर खड़ा हुआ और अयान को जोर से चिल्लाकर बोला ताकि उसकी दहाड़ सब सुन ले। अब जब सेठ फैमिली ने बोहरा फैमिली को मिटाने का मन बना ही लिया है तो फिर ठीक है, कोई है, इन दोनों को मार डालो, जो होगा देखा जाएगा। जैसे ही धर्मेंद्र बोहरा की आवाज गूंजी, होटल के दरवाजे पर 6-7 हट्टे कट्टे आदमी दिखे जो काले कपड़ों में थे। चेहरों पर मोटी मोटी लकीरें और आंखें काले चश्मों के पीछे छुपी हुई थी। भीड़ ने माहौल भांप लिया कि मामला बिगड़ने वाला है। जो अब तक सिर्फ तमाशा देख रहे थे, वो तुरंत वहाँ से खिसकने लगे ताकि किसी मुसीबत में न फंस जाएं। समीर भाई, रहने दो, अब सब खत्म हो चुका है, कोई फायदा नहीं है इनके मुंह लगने का, ये बड़े खतरनाक लोग हैं। विनोद जानता था कि धर्मेंद्र बोहरा कैसे काम करता है। सबूत भले ही ना हो, लेकिन हर कोई जानता था कि उसकी माँ को बेइज्जत करने के लिए बोहरा ने कितनी घटिया साजिश रची थी। उन्हें इस हद तक पागल कर दिया था कि वो मौत की कगार पर पहुंच गई थी। इसलिए उसे जरा भी शक नहीं था कि धर्मेंद्र बोहरा उन्हें आज यहीं जिंदा गाड़ देगा। चिंता मत करो विनोद, थोड़ी चोट लग सकती है पर जान पर बात नहीं आएगी। अपने भाई पर थोड़ा तो भरोसा रख, अभी कायरों की तरह भाग जाएंगे तो सब हमें कमजोर समझेंगे। अनाथ होने के बाद से समीर ने बहुत मुश्किल वाली जिंदगी गुजारी थी। फॉस्टर होम में बड़ा हुआ, छोटी उम्र से ही उसे सड़कों पर भटककर अपनी रोजी कमानी पड़ी थी और साथ ही पढ़ाई भी करनी पड़ी। इसी एक्सपीरियंस की वजह से उसकी नजरें तेज हो गई थी। जब धर्मेंद्र बोहरा अंदर आया, तभी समीर समझ गया था कि ये आदमी खतरनाक है। इसलिए उसने पहले ही ठाकुर साहब को बैकअप के लिए कॉल कर दिया था। अरे समीर भाई, आप बहुत हिम्मत वाले हो, मगर मैं नहीं। जब लड़ाई शुरू हो तो मौका देखकर भाग जाना, मैं बाद में आता हूँ। विनोद को एहसास हो गया था कि समीर धर्मेंद्र बोहरा के पूरे परिवार और रियासत को गिराने का इरादा बना चुका है, लेकिन इधर काले कपड़ों में आदमी करीब आते जा रहे थे। इस हालत में विनोद को एक ही रास्ता सूझा, पीछे हटकर सही टाइम का इंतजार करना। समीर भी सिचुएशन को बस भांप रहा था और चुप खड़ा था। और तभी विनोद भागो! मगर बोहरा का असली निशाना समीर था। विनोद तो उसके लिए बस रास्ते का कांटा था और समीर ये बात अच्छी तरह समझ गया था। पलक झपकते ही काले कपड़ों में लोग उनके सामने आ चुके थे।
एक ने घूंसा ताना, लेकिन इससे पहले कि वो वार कर पाता, समीर ने झट से विनोद को धक्का दिया और खुद उन लोगों से भिड़ने के लिए आगे बढ़ गया। विनोद को अंदाजा ही नहीं था कि समीर कुछ ऐसा करेगा। अचानक हुए धक्के से उसका बैलेंस बिगड़ा और वो एक तरफ लड़खड़ा गया। कहाँ जा रहे हो? आज तुम दोनों यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। धर्मेंद्र बोहरा के इन गुंडों ने समीर और विनोद को ज्यादा भाव नहीं दिया। आखिर दोनों उन्हें कॉलेज जाने वाले कमजोर लड़के ही लग रहे थे। इसी लापरवाही में उन्होंने सिर्फ 2 आदमी भेजे। यही मौका था विनोद के लिए भागने का। वो जैसे तैसे बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन अयान ये मौका छोड़ने वालों में से नहीं था। बचपन से ही उसकी और विनोद की नहीं बनती थी। अब तो सेठ फैमिली दिवालिया और बर्बाद हो चुकी थी, तो भला वो उसे इतनी आसानी से कैसे जाने देता। जब विनोद भीड़ में घुसकर निकलने ही वाला था, तभी अचानक अयान ने पीछे से जोरदार लात मारी और विनोद वापस समीर की तरफ गिर पड़ा। तुझे तो मैं आज मजा चखाऊंगा विनोद। अभी तो एक लात पड़ी है, तो रुक, अभी और लातें बाकी है। समीर ने जब विनोद को पीटते हुए देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा। अब तो लड़ना ही पड़ेगा। हाय, मेरा बैकअप अभी तक आया क्यों नहीं? लगता है खुद ही लड़ना पड़ेगा। अब हालात और भी बिगड़ गए थे। शुरू से ही समीर सिर्फ वार बचा रहा था, मगर अब जब उसने विनोद को वापस आते देखा तो उसे अपनी प्लानिंग बदलनी पड़ी। समीर के पैरों में अचानक तेजी आई और वो चीते की तरह आगे कूदा। सामने के बॉडीगार्ड कुछ समझ पाते इससे पहले ही वो उनका घेरा तोड़कर सीधे धर्मेंद्र बोहरा की तरफ भागा। बॉडीगार्ड पीछे मुड़कर उसे पकड़ने दौड़े, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। धर्मेंद्र बोहरा, अब भी अपने बॉडीगार्ड्स को हम पर हमला करने देना चाहते हो? धर्मेंद्र बोहरा अपने बॉडीगार्ड्स पर पूरा भरोसा करता था। उसने तो उन्हें आदेश देकर इत्मीनान से सोफे पर बैठकर कॉफी भी पीनी शुरू कर दी थी, लेकिन अचानक समीर की आवाज उसके कानों में गूंजी और वो ऐसा चौंका कि कॉफी मुंह से बाहर उड़ेल दी। रुको रुको रुको, सब रुक जाओ। घबराहट में उसने जल्दबाजी में गर्दन घुमा दी, जिससे उसे हल्की मोच आ गई। दर्द के मारे वो और ज्यादा बेचैन हो गया। समीर प्लीज मत मारो, मुझसे गलती हो गई। मैं इंसान नहीं हूँ, एक नंबर का कमीना हूँ, लेकिन फिर भी मुझे माफ कर दो प्लीज। बड़ा आया माफी मांगने। अभी तो जरा पहले ही हमें मरवाने चला था, लगता था कोई बड़ा आदमी है। साला नौटंकी बाज निकला। अब समीर को समझ आ गया था कि ये आदमी सिर्फ दिखावे का शेर था। अभी तक तो बस किस्मत अच्छी थी कि वो बच निकला, लेकिन अब मामला उसके हाथ में था। क्या समीर ने विनोद के मामले में पढ़कर मोल ली अपने लिए एक नई मुसीबत, या खुलेगा रास्ता एक नए बिजनेस डील का? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। बोहरा होटल में इतना हाई वोल्टेज तमाशे के बाद समीर और विनोद ने फाइनली राहत की सांस ली, लेकिन समीर को इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि उसका बैकअप अभी तक नहीं आया था। समीर ने फिर से अपने आदमियों को कॉल लगाया। कहाँ हो तुम लोग? इमरजेंसी का मतलब समझ में भी आता है? समीर आमतौर पर किसी के साथ चंदानी खानदान के किसी बिगड़ैल बच्चे जैसा बिहेव नहीं करता, लेकिन इस वक्त उसका गुस्सा चरम पर था, क्योंकि बात यहाँ जान की थी। अभी भी धर्मेंद्र बोहरा उनके कब्जे में था, इसलिए बोहरा के आदमी उस पर हमला नहीं कर रहे थे। सर माफी चाहता हूँ, हमें वहाँ पहुँचने में बस 5 मिनट लगेंगे। समीर के आदमी ने माफी मांगी, हालांकि उनसे कभी ऐसी गलती नहीं होती। उनकी बात चल रही थी कि तभी दूसरी तरफ से आवाज आई। अरे छोटे भिखारी, ये पता नहीं तू कौन है, लेकिन अगर तूने मेरे बाप को नहीं छोड़ा तो तेरे प्यारे दोस्त को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। समीर के लोग अभी भी 5 मिनट दूर थे, लेकिन अब पता नहीं कैसे विनोद अयान के हाथों चढ़ गया। वो तो थोड़ी देर के लिए उलझन में पड़ गया। विनोद अभी तो यहीं था, अचानक कहाँ गायब हो गया? शिट। समीर, मेरे बारे में मत सोच। अगर तूने इस कमीने धर्मेंद्र बोहरा को छोड़ दिया तो हम दोनों की खैर नहीं। मगर विनोद, वो तुझे बहुत मारेंगे। नहीं समीर भाई, मैं ठीक हूँ। समीर के कानों में विनोद की चीख चुभने लगी। वक्त बहुत कीमती था, अगर वो किसी तरह 5 मिनट निकाल सकता तो सब ठीक हो सकता था, लेकिन उसकी एक लापरवाही से बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती थी। ठीक है, विनोद को कुछ मत करना। यहाँ इतने लोग हैं कि हम भाग नहीं सकते। तुम बस उसे यहीं छोड़ दो, फिर मैं तुम्हारे पिता को जाने दूंगा। क्या मुझे बेवकूफ समझ रखा है? तुझे लगता है मैं तेरी बातों में आ जाऊंगा? बकवास मत कर, मेरी बात कान खोल कर सुन। मेरे बाप को छोड़ दे, फिर मैं तेरे इस प्यारे दोस्त को और मेरे जानी दुश्मन विनोद को जाने दूंगा। मैं तुझे सोचने के लिए 5 मिनट देता हूँ। अयान बोहरा इतना भोला नहीं था कि वो समीर की बातों में इतनी आसानी से आ जाए। समीर ने इस वक्त पोकर फेस बना रखा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे खुशी हो रही थी, क्योंकि यही तो उसे चाहिए था। 5 मिनट। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, अयान बोहरा की झुंझलाहट बढ़ रही थी। अरे छोटे भिखारी, मैंने अपना मन बदल लिया है। अब मैं तुझे सिर्फ 3 सेकंड देता हूँ।
जल्दी डिसाइड करो। 3 सेकंड। समीर ये सुनते ही चौंक गया। वो मन ही मन सोचने लगा कि ये अयान कैसे गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। फिर भी वो हार नहीं मान सकता था। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बाप जिंदा रहे तो मेरे दोस्त को छोड़ दो। समीर ने बड़ी चालाकी से अपने हाथ में टूटा हुआ कॉफी कप उठाया और धर्मेंद्र बोहरा की गर्दन पर रख दिया। धर्मेंद्र बोहरा समीर के इस वार से डर के मारे थर-थर कांपने लगे। वो अपने बेटे के सामने गिड़गिड़ाने लगा। बेटा प्लीज कुछ कर, मैंने तेरे लिए कितना कुछ किया है। लेकिन अपने बेटे का जवाब सुनकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सॉरी डैड, अगर आप मर भी गए तो आपकी सारी प्रॉपर्टी मेरी होगी। बेटे की ऐसी बेरुखी और बदतमीजी देखते ही धर्मेंद्र बोहरा को समझ आ गया कि आज तक वो अपने ही बेटे के लिए जी रहा था, जिसने कभी उसकी परवाह नहीं की। उसकी नजर बस बाप की जायदाद पर थी, जिसके लिए अगर बाप की जान भी चली जाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उसने भी सोच लिया था कि अब वो भी अपने बेटे को सबक सिखा कर रहेगा। मारो इस नालायक को, सब मिलकर इसे सबक सिखाओ। ये मेरा बेटा बस नाम का है, लेकिन जब यही मुझे बाप नहीं मानता तो मैं क्यों इसके लिए अपनी कुर्बानी दूं? गार्ड्स, मारो इसको। धर्मेंद्र बोहरा ने अपने गार्ड्स को ऑर्डर दिया, लेकिन उसके बॉडीगार्ड्स ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। अरे ओ बुड्ढे, तेरे दिन गए, अब सब मेरे आदमी हैं। आज तुझे और इन दोनों को खत्म कर दूंगा। और इतना बोलकर अयान ने अपने लोगों को इशारा किया उन पर अटैक करे। लेकिन तभी पुलिस की गाड़ी का सायरन बजने लगा और बहुत तेज आवाज के साथ दरवाजा खुला और एक कड़क आवाज आई, रुको, कोई नहीं हिलेगा। लेकिन वो समीर के लोग थे जो अंदर आ धमके। पूरा लॉबी सन्नाटे में डूब गया। उन लोगों को देख अयान बोहरा भागने की कोशिश करने लगा। विनोद ने अयान को पुलिस के हवाले कर दिया। इंस्पेक्टर साहब, ये रहा मास्टरमाइंड, अरेस्ट कर लीजिए इसे। पुलिस दोनों बाप बेटे को पकड़ कर ले गई। फिर समीर के सामने एक नया शख्स आया और सर झुकाकर खड़ा हो गया। वो गोली था जिसे ठाकुर साहब ने बैकअप के लिए भेजा था। वो और उसके लोग काफी दमदार थे, बस उन्हें इस बार आने में थोड़ी देर हो गई थी। माफ कीजिए सर, हम देर से पहुंचे। कोई बात नहीं, अब सब कुछ कंट्रोल में है। वैसे बोहरा ग्रुप अब मेरा है, तो इसे अब तुम लोग मेरे बिहाफ पर संभालोगे। याद रहे, यहाँ किसी के साथ कोई बदसलूकी नहीं होनी चाहिए। अब इस होटल की पूरी जिम्मेदारी और देख रेख तुम्हारे हाथों में। अभी मैं जा रहा हूँ। जब समीर विनोद के साथ जाने लगा तो उसने अचानक मुड़कर गोली से एक बात कही। असल में समीर को इन बिजनेस मामलों की ज्यादा समझ नहीं थी और न ही उसमें कोई खास दिलचस्पी थी। लेकिन विनोद ने बताया था कि बोहरा ग्रुप पहले उसके परिवार का था, जिसे अयान बोहरा के पिता धर्मेंद्र बोहरा ने छल कपट से हड़प लिया था। समीर को पहले से ही पता था कि अगर वो बोहरा ग्रुप सीधे और सामने से विनोद को दे देगा तो वो इसे लेने से इनकार कर देगा। उसे लगेगा कि उसने समीर के सामने सर झुका दिया और उस पर एहसान किया जा रहा है। इसलिए समीर ने इस प्रॉपर्टी को देने का तरीका बदल दिया। समीर भाई, थैंक यू, आज मेरी जान बचाने के लिए। क्या विनोद, भाई भी कहते हो और थैंक यू भी? यार हम दोस्त हैं, अगर दोस्त दोस्त की मदद नहीं करेगा तो किसकी करेगा? तो चिल। दोनों दोस्त बात करते करते होटल से बाहर निकल ही रहे थे कि तभी उन्हें एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। समीर, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं तहे दिल से माफी मांगती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो समीर। समीर ने जब वो आवाज सुनी तो पीछे पलटकर देखा तो सामने जोया खड़ी थी और उसके फेस पर थोड़ा गिल्ट तो दिख रहा था। समीर जानता था कि आज नहीं तो कल जोया उसके पास जरूर आएगी। समीर भाई, जो बिल्ली हमेशा पंजा मारने को दौड़ती है, वो आज मीठा कैसे बोल रही है? ये चमत्कार कैसे हुआ? बस तुम देखते जाओ। विनोद और समीर आपस में खुसर पुसर करने लगे और जोया समीर के जवाब का इंतजार कर रही थी। लेकिन जब समीर ने उसे कोई जवाब नहीं दिया तो उससे रहा नहीं गया और वो फिर से बोल पड़ी। ओफो समीर, अब कितना वेट कराओगे? मैंने कहा ना, आई एम सॉरी, गलती हो गई, अब प्लीज माफ भी कर दो। और थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। क्या हम पुरानी बातों को यहीं खत्म नहीं कर सकते? माफ कर दो ना। जोया, सच बताना, अनन्या ने तुम्हें भेजा है ना? क्या समीर, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि जब अनन्या कहेगी तभी मुझे कुछ रियलाइज होगा? कहा ना, मैं खुद आई हूँ तुमसे माफी मांगने। ठीक है, जाओ, माफ किया। लेकिन अगर तुम्हें किसी को थैंक यू बोलना है तो अपने दोस्त अनन्या को बोलो, क्योंकि उसी की वजह से मैंने तुम्हारी हेल्प की थी। वो तुम्हारी सच में केयर करती है, तो अपने दोस्त का भी एहसान मानो, क्योंकि ऐसे दोस्त बहुत लकी लोगों को ही मिलते हैं। जोया, थोड़ी बहस के बाद आखिरकार समीर ने जोया को माफ कर दिया और उसे समझाया कि वो अपने दोस्त और दोस्ती की वैल्यू करना सीखे, क्योंकि समीर जानता था कि अनन्या की क्या वैल्यू थी उसकी लाइफ में। क्या समीर की अच्छाई अब नजर आने लगी थी उसके कॉलेज के दोस्तों को? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। बोहरा होटल का तमाशा खत्म हुआ और जोया के साथ चल रही ठंडी गर्म लड़ाई भी। समीर ने सोचा कि उन दोनों को अब ऐसी जगह जाकर रात गुजारनी होगी जहां फिर से कोई तमाशा ना हो। विनोद, मुझे अब ऐसा लगता है कि
मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज बैकअप में रहनी चाहिए ताकि फ्री होकर सो सकूं। पैसा बोल रहे हैं हाँ? वैसे आज रात का क्या प्लान है? नई बिल्डिंग खरीदनी है सोने के लिए या फिर? अरे नहीं नहीं, इतना सेल्फिश नहीं हूँ। इंपीरियल बिल्डिंग है ना, आज की रात वहीं रह लेंगे, क्या ख्याल है? तो चलो फिर, ऑलरेडी बहुत थक गया हूँ। फिर वो दोनों वहाँ से निकलकर इंपीरियल बिल्डिंग चले गए, जहाँ समीर का एक ऑफिस और एक रूम था, जहाँ वो अक्सर रुका करता था। समीर आज विनोद को भी अपने साथ ले गया। विनोद को उसका ऑफिस बहुत पसंद आया। समीर भाई, ऑफिस तो आपका ढांसू है। थैंक यू। भाई एक बात पूछूं, क्या आपको कभी अपनी फैमिली की याद नहीं आती? नहीं, मेरा मतलब है कि रातों रात खोई हुई फैमिली का अचानक मिल जाना और एक झटके में गरीब से अमीर बन जाना। अगर तुम्हारी फैमिली इतनी पावरफुल है तो 18 साल तक इंतजार क्यों किया? क्या ये बात आपको खटकती नहीं? इसके बारे में बहुत सोचा, लेकिन वो क्या है ना विनोद, कुछ सवालों के जवाब हमें खुद ही ढूंढने पड़ते हैं, और मेरे केस में ऐसा लगता है कि जवाब खुद ही ढूंढकर मुझ तक पहुंचने वाला है। खैर, अब रात बहुत हो चुकी है, हमें सोना चाहिए। इस गहरी बातचीत के बाद दोनों दोस्त सो गए। अगली सुबह समीर के पुराने मॉडल वाले नोकिया फोन की घंटी बजी, जिससे समीर की नींद खुल गई। उसने जम्हाई लेते हुए फोन उठाया। हेलो समीर, तुम्हारे लिए बुरी खबर है। समीर कुछ बोलता, इससे पहले ही उस आदमी ने फिर से बोलना शुरू कर दिया। छोड़ो, मैं खुद ही आकर बताता हूँ, दोपहर तक पहुँच जाऊंगा। समीर ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि उसे ऐसी कौन सी बुरी खबर मिलने वाली थी। 10 साल हो गए थे घर छोड़े हुए, अब और क्या बुरा हो सकता था। लेकिन उस इंसान का यूं अचानक से मिलने का प्लान करना, वो भी पहली बार, ये सोचकर ही समीर थोड़ा घबरा गया। इतने सालों बाद उनसे मिलना जैसे किसी अजनबी से मिलने जैसा होगा, जिससे सिर्फ अभी तक फोन पर ही बात की थी, और अब उन्हें सामने से पहली बार देखना बहुत ही इमोशनल फीलिंग होने वाली थी। समीर ने इन थॉट्स को झटक दिया, लेकिन एक चीज उसके दिमाग में चल रही थी। वो ये थी कि इन अमीरों को बाहरी दिखावा बहुत पसंद है, इसलिए समीर ने सोचा कि कम से कम एक अच्छी ड्रेस ले ली जाए, नहीं तो फिर उसे शायद लेक्चर भी सुनना पड़ेगा। ये भी एक प्रॉब्लम है कि क्या पहनूं। यार, ये अमीर होने के साथ मैनुअल भी आना चाहिए, लेकिन जो भी हो, मैं ऐसे तो नहीं जा सकता, कुछ तो करना पड़ेगा। जब समीर बोहरा होटल में था, तब समीर को उन गार्ड्स ने काफी पीटा था। जब विनोद नहाकर बाहर निकला, तब समीर ने देखा कि विनोद के पेट पर कई चोटों के निशान थे। उसने तुरंत उसे अस्पताल जाकर चेकअप करवाने की सलाह दी। इस दौरान समीर ने अनन्या को फोन लगाया। आखिरकार वो सालों तक एक गरीब की जिंदगी जीता आया था। ब्रांडेड कपड़ों और लग्जरी की समझ उसे नहीं थी। ऐसे में अनन्या से सलाह लेना ही उसे बेहतर लगा। हालांकि पिछले दिनों जो भी हुआ, उसके बाद दोनों के बीच ठीक से बात तक नहीं हुई थी। समीर को लगा यही सही मौका है। आ गई मेरी याद। अनन्या, आई एम सॉरी, वो मुझे टाइम ही नहीं मिला। मैं तुमसे मिलना चाहता था, लेकिन ऐसी भसड़ हो गई कि बस मिल नहीं पाया। कुछ काम है तुम्हें? हाँ, वो एक्चुअली मुझे कुछ ब्रांडेड कपड़े चाहिए, तो सोचा तुमसे हेल्प ले लूं। आखिर तुम्हारा फैशन सेंस तो बेहतरीन है, और इसी बहाने तुम्हारे साथ टाइम भी स्पेंड कर लूंगा। और फिर थोड़ी देर बाद दोनों शॉपिंग मॉल में कपड़े खरीदने पहुंच गए। एक बात बताओ, चंदानी फैमिली के प्रिंस होकर भी अभी तक फुटपाथ मार्केट से कपड़े पहन रहे हो? जब तुम्हें पता है कि तुम कौन हो, तो अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते हो? खैर, बताओ कैसे कपड़े चाहिए तुम्हें? अनन्या, मैं बहुत नर्वस हूँ और ज्यादा टाइम ही नहीं है मेरे पास। बस कुछ ढंग के कपड़े खरीदने हैं। अब तो तुम ही मेरी हेल्प कर सकती हो। तुम्हें जो भी अच्छा लगे मैं पहन लूंगा। अनन्या ने हमेशा से ही समीर की मदद की थी, जब वो गरीब था तब भी, और जब वो अमीर बन गया तब भी। इतने सालों में अनन्या को समीर का नेचर भी अच्छे से समझ आ गया था। इसलिए जब समीर ने अचानक नए कपड़े खरीदने की बात कही, तो उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। आखिर हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती है। चलो अब कुछ ट्राई भी कर लो। वीनस मॉल नाम से भले ही आम लगे, लेकिन ये मॉल शहर का पॉपुलर मॉल था, क्योंकि ये मॉल लग्जरी ब्रांड्स का हब था, जहां अमीर लोग शॉपिंग के लिए आते थे। समीर कुछ कपड़े लेकर ट्रायल रूम की तरफ जाने लगा। माफ कीजिए सर, लेकिन आप अंदर नहीं जा सकते और हमें आपकी चेकिंग करनी होगी। इस तरह की जगहों पर आने वाले लोग या तो बहुत अमीर होते हैं या बहुत रसूखदार। अनन्या आमतौर पर अपने दोस्तों के साथ यहाँ आती थी, इसलिए उसे ध्यान ही नहीं आया कि समीर की हालत कैसी लग रही थी। वो समीर को ट्रायल के लिए कपड़े देकर खुद की शॉपिंग करने चली गई। गार्ड को लगा कि समीर जानबूझकर स्टोर के अंदर घुस आया है और कुछ चोरी करने वाला है। वहाँ से गुजर रही लड़कियाँ समीर की ये हालत देख हंसते हुए इशारे करने लगी। समीर ने जिंदगी में गरीबी देखी थी, लेकिन इस तरह की शर्मिंदगी कभी महसूस नहीं की थी। पहले वो गरीब था, लेकिन अब वो यहाँ पैसे खर्च करने आया था। फिर भी सिर्फ उसकी सिंप्लिसिटी की वजह से उसे बाहर रोक दिया गया। अरे समीर, तुम अभी तक यहीं खड़े हो? अब लेट नहीं हो रहा है तुम्हें? जब गार्ड ने अनन्या को समीर के साथ बात करते सुना, तो वो समझ गया कि समीर अनन्या के साथ है। फिर गार्ड को उसे अंदर जाने देने को कहा। जैसे ही समीर ट्रायल रूम में घुसने ही वाला था कि वहाँ मौजूद एक लड़के ने किसी से धीमी आवाज में कहा, आजकल वीनस मॉल वाले भी शायद भारी डिस्काउंट देने लगे हैं, तभी कोई भी मुंह उठाकर चला आता है। समीर उन बातों पर ध्यान दिए बिना ट्राई करने चला गया। तो ये कपड़े किस ओकेजन के लिए हैं?
कॉलेज के लिए या किसी बिजनेस मीटिंग के लिए? हाँ, कॉलेज के लिए ठीक रहेगा। वैसे भी आज दोपहर में मेरे अंकल आ रहे हैं। हाँ, तुम सच में अपने अंकल से मिलने के लिए मॉल में शॉपिंग करने आए हो? लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। कहीं तुम वापस घर जाकर फैमिली बिजनेस तो टेक ओवर नहीं करने वाले? वेरी फनी। समीर ने अपने कपड़े ले लिए थे, लेकिन अनन्या का दिल जाने क्यों अचानक भारी सा महसूस करने लगा, जैसे कि उसके मन में कोई बात चल रही हो। जब समीर ने देखा कि वो जैसे कहीं और खोई हुई थी, तब समीर ने आखिरकार उससे पूछ ही लिया। तो ठीक है, बस ये ले लेता हूँ। वैसे भी अभी तक मुझे रेंट पर एक घर नहीं मिला, बहुत कुछ मैनेज करना है और टाइम बिल्कुल नहीं है। तुम अब होटल में नहीं रह रहे या फिर? वो मेरे साथ अभी एक दोस्त रह रहा है, इसलिए सोचा कि किराए पर ही ले लूं, बेटर होगा। चलो अब चलते हैं, शॉपिंग भी हो गई। और अनन्या, थैंक यू मेरा साथ देने के लिए, हमेशा की तरह। मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मेरी लाइफ में हो। लेकिन अनन्या ने ज्यादा कुछ भी नहीं कहा, बस एक टाइट सी स्माइल दे दी और फिर दोनों वहाँ से निकल गए। समीर तैयार होकर हॉस्पिटल पहुंचा और सीधे पिंकी के वार्ड में चला गया। उसने नए कपड़े पहन लिए थे, नया फोन भी ले लिया था और पुराने कपड़े अनन्या के घर पर ही छोड़ दिए, जिसे बाद में लेने का सोचा। टैक्सी लेकर वो सीधे अस्पताल पहुंचा, लेकिन जैसे ही वो गेट के पास आया, वहाँ का माहौल कुछ अलग था। भीड़ इकट्ठा थी और कुछ लोग काफी शोर मचा रहे थे। इस हॉस्पिटल ने मेरी माँ की जान ले ली और अब मान भी नहीं रहे। कहाँ है इंसाफ? कातिलों को सजा मिलनी चाहिए। हे भगवान, नाम तो हेल्दी हार्ट हॉस्पिटल है और काम ब्लैक हार्ट वाले। अब मैं यहाँ नहीं आऊंगा भाई, कभी नहीं आऊंगा। अरे पर यह हॉस्पिटल तो गरीबों के लिए मुफ्त इलाज करता था, कहाँ गई इनकी मोरालिटी? समीर ने भीड़ के पास जाकर सुना, लेकिन जितना सुनता गया उतना ही उसका माथा ठनकने लगा। आखिर ये चल क्या रहा है? जब यहाँ आता हूँ कोई ना कोई नौटंकी चालू ही रहती है। हॉस्पिटल की असली सिचुएशन क्या थी, ये समीर को पूरी तरह पता नहीं था, लेकिन उसे इतना जरूर महसूस हुआ कि ये मामला जितना दिख रहा था उससे कहीं ज्यादा गहरा था। शायद ये कोई बड़ी साजिश थी जो उसके इतना एक्शन लेने के बाद भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई। समीर अभी हॉस्पिटल में चल रहे इस नए तमाशे की वजह अभी समझने की कोशिश कर रहा था। उसकी नजर गई एक आदमी पर जो हॉस्पिटल से कुछ ही दूरी पर सड़क के कोने पर डक कैप पहने खड़ा था। वो सिगरेट पी रहा था और थोड़ी देर बाद बिना पीछे देखे वहाँ से चला गया। उसकी आंखों में हल्की जलन भी थी और वो इस तमाशे का मजा ले रहा था। अब इस हालत में अगर समीर अपने बॉस होने के नाते भीड़ में नजर आता तो ये उसकी सबसे बड़ी बेवकूफी होती। भले ही उसके पास क्राइसिस पब्लिक रिलेशंस का कोई एक्सपीरियंस ना हो, लेकिन इतना तो उसे भी पता था कि अभी उसे यहाँ नहीं दिखना चाहिए। कहाँ भाग रहे हो? तुम इस हॉस्पिटल के मालिक हो, तुम्हें हमें जवाब देना ही होगा। भीड़ के किनारे से होते हुए समीर किसी तरह हॉस्पिटल के अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। जैसे ही वो गेट के करीब पहुंचा, जमीन पर बैठे एक अधेड़ उम्र के आदमी की नजर उस पर पड़ गई। न जाने कैसे, लेकिन उसने समीर को फौरन पहचान लिया और लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया। समीर जब से हॉस्पिटल का मालिक बना था, उसने कभी खुले तौर पर सामने आकर इस बात का दिखावा नहीं किया। यहाँ तक कि ज्यादातर मेडिकल स्टाफ को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। फिर भी ये आदमी इतनी भीड़ में उसे एक नजर में पहचान कैसे गया? पूरे सिचुएशन में एक अजीब सी साजिश की बू आ रही थी। देखिए, आप मुझे ऐसे पकड़ नहीं सकते। अगर आप सच में विक्टिम हैं तो पहले इलाज की बिल और मेडिकल रिपोर्ट दिखाइए, वरना मैं आपको कोर्ट में घसीट दूंगा। समीर की बात सुनकर वो अधेड़ उम्र का आदमी एक पल के लिए सन्न रह गया। ये तो वैसा नहीं हुआ जैसा उसने सोचा था। मुकदमेबाजी तो उसके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। इसी मौके का फायदा उठाकर समीर ने झट से सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ देखा और कहा, तुम दोनों इसे पकड़ो और तुरंत पुलिस को बुलाओ, ये पक्का कोई फ्रॉड है। लेकिन ऐसा लगा कि समीर की बातों की कोई वैल्यू ही नहीं थी, क्योंकि दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स उसकी बात मानने के बजाय किसी और दिशा में देखने लगे। आखिर ये किसके इशारे पर काम कर रहे थे? ठीक है, मैं खुद ही पुलिस बुलाता हूँ और समझो कि तुम दोनों की नौकरी गई। ये रहा केस का बिल और इनवॉइस। लो, अब खुद ही पुलिस बुला लो, जरा हम भी देखें। समीर के कानों में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। तुम? उसने सर उठाकर देखा तो एक मेडिकल रिकॉर्ड बुक और इनवॉइस की एक मोटी गड्डी उसकी ओर बढ़ाई जा रही थी। समीर को उम्मीद नहीं थी कि प्रेसिडेंट जगदीश बहल इतनी जल्दी एंटी करप्शन ब्यूरो से बाहर आ जाएगा, खासकर जब चंदानी परिवार का जोर लगा हो। बिल्कुल, मैं तुमने तो नहीं सोचा होगा ना कि मैं फिर से बाहर आ पाऊंगा, है ना? जगदीश बहल ने मौके का पूरा फायदा उठाया। उसने इनवॉइस और केस फाइल समीर के सामने लहराई और फिर धीरे से उसके कान के पास आकर कहा, अब क्या करोगे मिस्टर समीर? सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं। अब कौन सा बहाना बनाओगे? कैसे मुझे दोबारा अंदर डालोगे? समीर कुछ पल के लिए ठिठक गया। उसके दिमाग में कई ख्याल दौड़ने लगे, लेकिन तभी जगदीश बहल के आते ही जो सिक्योरिटी गार्ड्स पहले उसकी बात नहीं सुन रहे थे, अब अचानक बहल के पास जाकर मुस्कुराने लगे, जैसे उनकी वफादारी पहले से ही तय हो। सर,
पूरी तरह से आपकी मदद करेंगे। जो भी जरूरत हो हम यहाँ हैं। पर हालात यही नहीं रुके। अचानक भीड़ के पीछे से एक भारी आवाज गूंजी। लोगों ने तुरंत रास्ता बना दिया और 4 बॉडीगार्ड्स के बीच एक अधेड़ उम्र का शख्स चलते हुए समीर के सामने आ खड़ा हुआ और पब्लिक की तरफ निगाह करते हुए जोरदार आवाज में बोला, देखिए, अगर हमसे कोई गलती हुई है तो ये बेशक हमारी जिम्मेदारी है और हम इसे ठीक भी करेंगे, लेकिन उस आदमी की बात तो अधूरी रह गई, लेकिन उसका तीखा और कॉन्फिडेंट अंदाज बाकी मौजूद लोगों में एक डर का माहौल बना गया। देखते ही देखते ये मेडिकल ड्रामा अब शायद एक अलग मोड़ लेने वाला था। इतने सालों का दुख और तकलीफ। वो आदमी फिर धीरे धीरे समीर के पास आया। वो काफी देर तक चुपचाप खड़ा रहा। फिर उसने हाथ बढ़ाकर समीर के सर को हल्के से सहलाया और उसे गले से लगा लिया। वो आदमी बहुत इमोशनल हो गया था और समीर भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा था। बहुत हो गया, बस घर चलो। अंकल, शायद मुझसे गलती हो गई। मैं अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभा पा रहा हूँ। बहुत निभा ली जिम्मेदारी। जिस उम्र में तुम्हें खेलना कूदना चाहिए था, उस उम्र में तुम्हारे सर से परिवार की छत छीन गई और अनाथ हम हो गए थे। मगर अब बस बेटा, तेरा चाचा आ गया है, तो अब घर चल। काश ऐसा हो पाता। खैर, ये बता दो कि मैं कैसा लग रहा हूँ? पहली बार अपने भतीजे को देख रहे हो आप? बहुत हैंडसम, बिल्कुल अपने चाचा पर गया है। समीर और रितेश चंदानी इस वक्त एक फैमिली मोमेंट शेयर कर रहे थे कि अचानक एक बदतमीजी भरी आवाज ने उस मोमेंट को एक झटके में तोड़ दिया। वाह, क्या इमोशनल सीन है। चाचा भतीजे का मिलन। पर मेरी आंटी का क्या? वो इस हॉस्पिटल की पेशेंट थी। क्या तुम मेरी आंटी की बात को ऐसे ही नजरअंदाज कर दोगे? तुम्हारी फैमिली और मेरी फैमिली की जान की कोई औकात नहीं है। समीर के पास सालों तक अपनी असली पहचान की जानकारी नहीं थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि चंदानी परिवार भी उसे ढूंढ नहीं सकता था या फिर उन्हें कोई खबर ही नहीं थी। बड़े परिवारों के लिए अपने ही खून की तलाश करना कोई मुश्किल काम नहीं था, खासकर जब पैसा हर दरवाजा खोल सकता हो। रितेश चंदानी समीर का सगा चाचा था, लेकिन अपने ही परिवार ने उन्हें बहुत पहले निकाल दिया था और आपसी दुश्मनी में उन्हें बहुत कुछ खोना पड़ा था। लेकिन वो नहीं चाहते थे कि घर के बच्चे भी उसी हालात से गुजरें और इसलिए अलग से समीर की तलाश करनी शुरू कर दी थी और सही वक्त पर उस तक पहुंच भी गए। आज भी समीर के हॉस्पिटल के स्कैंडल के बारे में रितेश चंदानी के आदमियों ने उसे सब कुछ रिपोर्ट कर दिया था और उन्होंने चंद मिनटों में ही पूरी सिचुएशन की तह तक पहुंचकर सच्चाई निकाल ली थी और इसलिए वो आदमी अपने भतीजे को रेस्क्यू करने यहाँ तक आ गया। उन्होंने एक तक उस आदमी को देखा और कहा, तो तुम ही हो जगदीश बहल? हाँ, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। मेरी आंटी के मामले में तुम्हें जवाब देना होगा। मेरे पीछे उनके साथ इस हॉस्पिटल में क्या हुआ, ये जवाब इस हॉस्पिटल का मालिक, ये नालायक समीर चंदानी देगा। जुबान संभाल कर, इतना तेवर मत दिखाओ। तुम्हें लगता है कि चंदानी परिवार तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ देगा इस हरकत के लिए? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इस खोखली धमकी से डर जाऊंगा? तुम जो भी सोचो, लेकिन इतना जान लो कि तुम सिर्फ एक प्यादा हो। जितनी देर से मैं बस यहाँ खड़ा हूँ, तुम्हारे उस धनंजय सिंह को लोकल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो खुद सरेंडर कर दो या फिर पुलिस तुम्हें यहाँ से खींच कर ले जाएगी। जगदीश बहल का चेहरा एक पल में सफेद पड़ गया। उसे अच्छी तरह मालूम था कि जब इंसान पानी के पास ज्यादा घूमेगा तो उसके पैर भी भीगेंगे ही। सालों से उसने अपनी गलतियों को छिपाने के लिए धनंजय सिंह, जो एंटी करप्शन ब्यूरो के चीफ थे, उससे साठगांठ कर ली थी। उसकी ताकत के सहारे ही वो अब तक बचता आया था। लेकिन अब जब धनंजय सिंह खुद ही फंस गया था तो जगदीश बहल के बुरे कर्म भी जल्द ही सामने आने वाले थे। अरे धनंजय सिंह, मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। खैर, आज की ये बात अभी खत्म नहीं हुई। मैं जरा टॉयलेट होकर आता हूँ, फिर हिसाब किताब बराबर करते हैं। इतना कहते हुए बहल तेजी से भीड़ में से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। अरे इतनी भी जल्दी क्या है? भीड़ में कुछ लोगों ने रास्ता बनाया और कुछ पुलिस वाले अंदर दाखिल हुए। उनके हाथ में पहले से ही एक गिरफ्तारी का वारंट था। जगदीश बहल को देखते ही उन्होंने उसे चारों तरफ से घेर लिया। मिस्टर जगदीश बहल, तुम्हें भ्रष्टाचार और अलग अलग गैर कानूनी कामों के लिए गिरफ्तार किया जाता है। मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ। जगदीश बहल को पता था कि अब उसका कोई पैतरा नहीं चलेगा, तो उसने सरेंडर कर दिया और इस तरह एक और भ्रष्ट इंसान अपने ही बुने जाल में फंस चुका था। उसके लिए भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था, चाहे जितना भी हाथ पैर मार लेता। अब कुछ नहीं बदल सकता था। वो जमीन पर ढेर हो चुका था। कुछ ही पल पहले तक जो घमंड उसके चेहरे पर झलक रहा था, वो अब कहीं गायब हो चुका था। मिस्टर समीर, माफी चाहते हैं कि आपको खामखा इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। हमारे ही एक करप्ट अधिकारी की वजह से आपके अस्पताल की इमेज को नुकसान पहुंचा। हम जल्दी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अस्पताल की बेगुनाही सबके सामने रखेंगे। थैंक यू ऑफिसर। मामला सुलझते ही रितेश चंदानी ने गहरी सांस ली। आखिरकार सच सामने आ चुका था।
समीर एक बात से खुश था कि अब हॉस्पिटल पर लगा ये बदनामी का कलंक खुद ही साफ हो जाएगा, मगर वो ये सोचकर दुखी था कि इस दुनिया में कितने लालची लोग हैं जो जरा से पैसे और पावर के लिए अपना ईमान बेच देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या सच में प्रेसिडेंट की आंटी की मौत इस हॉस्पिटल की लापरवाही से हो गई थी? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। फाइनली इस बार ये मुसीबत हमेशा के लिए टली। सुमीर बेटा, मुझे तुम पर प्राउड है। नहीं अंकल, ये चंदानी फैमिली के स्टेटस और पावर का कमाल है। खैर, अब चलिए, बहुत जरूरी काम है। पुलिस प्रेसिडेंट बहल को भी पकड़कर ले गई थी और प्रेसिडेंट बहल ने जिस अधेड़ उम्र के करप्ट अधिकारी जिसके साथ उसने मिली भगत की थी उसे भी पुलिस ने ऑलरेडी जेल में डाल दिया था। लेकिन एक मिनट, प्रेसिडेंट की आंटी क्या सच में मर गई? ये उनकी लाश है? मुझे लगता है एक बार खुद चलकर देख लेना चाहिए। लेकिन सबसे मजेदार बात ये थी कि प्रेसिडेंट बहल की आंटी असल में बस एक दिखावा थी, निकली बॉडी जिस पर सफेद चादर डली हुई थी। किसी को भी इसका अंदाजा नहीं था और अगर पुलिस उसे जाते जाते अपने साथ न ले जाती तो भीड़ अब तक अंधेरे में ही रहती। जब समीर ने ये देखा तो उसे बहुत गुस्सा आ गया। कैसे लोग हैं? जब सोचता हूँ कि कोई इससे ज्यादा नीचे नहीं गिर सकता, लेकिन फिर लोग मुझे गलत साबित कर ही देते हैं। सच में नीचता की कोई हद नहीं है। बेटा, अपना दिमाग ठंडा करो और चलो, अब वो काम ज्यादा जरूरी है। मैं और वेट नहीं कर सकता। और फिर समीर अपने चाचा को साथ लेकर हॉस्पिटल के अंदर चला गया। भैया, आप मुझसे मिलने आ गए? आपको पता है बाहर कितना हंगामा हो रहा था, लेकिन नर्स नेहा ने मुझे नीचे नहीं जाने दिया। पिंकी की आंखों में खुशी की चमक थी। जैसे ही उसने समीर को देखा, वो खुशी से उछल पड़ी और नंगे पैर बिस्तर से कूदकर उसे जकड़ लिया, जैसे वो एक छोटा ऑक्टोपस हो। उसकी मासूम शरारत देखते ही बन रही थी। अच्छा किया नर्स नेहा ने। चलो, अब नखरे मत करो और जल्दी नीचे उतरो। तुम्हारे लिए आज एक स्पेशल सरप्राइज है। समीर ने उसे गोद में उठाया और वापस बिस्तर पर बैठा दिया। सरप्राइज का नाम सुनकर पिंकी को एहसास हुआ कि कमरे में और लोग भी मौजूद हैं। अपनी शरारती हरकत को याद करके उसने झट से शर्माते हुए कंबल से खुद को ढक लिया। खड़ूस भैया, जब कोई गेस्ट आया हो तो पहले बता देना चाहिए ना। मैं तो ऑक्टोपस जैसे उछल रही थी। वेरी बैड। बचपन में समीर के पेरेंट्स की कार एक्सीडेंट में हुई मौत के बाद समीर बिल्कुल अकेला हो गया था। तब रितेश चंदानी ने ही उसे पिता जैसा प्यार दिया था। लेकिन समीर उस आलीशान महल में सेफ नहीं था और ये बात रितेश को समझ आ गई थी, क्योंकि उन्हें ये पहले से ही शक था कि समीर के पेरेंट्स की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि साजिश थी। और रितेश पूरे घर से लड़कर समीर को अपने साथ दूसरे सिटी में लेकर चला गया था। लेकिन समीर खुश नहीं था और अपनी किस्मत से हार गया था। फिर वो रितेश की बेटी पिंकी, जो कि उस वक्त सिर्फ 2 साल की थी, समीर उसे अपने साथ भगा ले गया था। समीर भी काफी छोटा था और उसे समझ नहीं थी कि वो क्या कर रहा है। वो पिंकी को बहन जैसा मानता था, लेकिन रिश्तों की असलियत की समझ उसे नहीं थी। और बचपन के बाद आज वो दिन था जब रितेश चंदानी अपनी बेटी से मिलने वाला था। अपनी बेटी को इतने सालों बाद इतना चहकते हुए देख गेस्ट कहलाने पर रितेश का दिल तरह तरह के इमोशन से भर गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। पिंकी, ये कोई गेस्ट नहीं है, ये तुम्हारे पापा हैं। पापा? मेरे पापा? बेटा पिंकी, मैं तुम्हारा पापा हूँ। क्या तुमने मुझे बिल्कुल भी नहीं पहचाना? रितेश के लिए ये लम्हा बेहद भारी था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अपनी बात कहे। लेकिन जैसे ही समीर ने उसका इंट्रोडक्शन करवाया तो वो पिंकी के बेड के पास धीरे धीरे आने लगे। उन्हें बस पिंकी के आने वाले रिएक्शन से डर लग रहा था। पापा? क्या मेरे पास भी पापा है? मगर वो गिरीश पापा। पिंकी, मैं जानता हूँ ये सब बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। ओके। पिंकी, याद है जब हम फॉस्टर होम आए थे? हम अपना घर छोड़ कर आए थे, बल्कि मैं ही तुम्हें अपने साथ भगा कर ले आया था। उस वक्त मैं भी बच्चा था और मेरे पेरेंट्स की जब मौत हो गई तो तुम्हारे पापा यानी कि मेरे चाचा मुझे अपने घर ले आए थे, सबसे लड़के। लेकिन शायद उस वक्त मैं किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करता था या जो भी, और हताश होकर मैंने ये हरकत की। और फॉस्टर होम में गिरीश भाई भी थे जो मुझे बहुत मानते थे और वो तुम्हें भी अपनी बेटी जैसा मानते थे। तो बाद में उन्होंने तुम्हें गोद ले लिया जब वो बड़े आदमी बन गए। तुम्हारा कोई गुनहगार है तो वो मैं ही हूं। मगर पिंकी, तुम अनाथ नहीं हो, तुम्हारी फैमिली है। ये तुम्हारे सगे पापा हैं जो तुमसे बहुत प्यार करते हैं और मैं तुम्हारा बदनसीब भाई। लेकिन मैं सब ठीक कर दूंगा। पिंकी का चेहरा दर्द से मुरझा गया। उसकी आंखों में आंसू थे, होठ सूखे और कांपते हुए। वो समीर को बस खाली नजरों से देख रही थी, हैरान, उलझी हुई। रितेश का भी दिल जैसे टूट गया। रितेश छुपकर 10-12 साल तक उसने पिंकी और समीर का हाल जाना, पर कभी सामने नहीं आया। लेकिन जब उससे रहा नहीं गया तो उसने समीर को कांटेक्ट किया, क्योंकि वो जानता था कि चंदानी फैमिली ने समीर को ढूंढ लिया था
और वो पक्का समीर के साथ कोई गेम खेलेंगे या खेल रहे होंगे। इसलिए अब रितेश सामने आया, मगर अब जब वो अपनी बेटी के सामने आया तो करीब जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। बस दूर खड़ा देखता रहा, आंखों में दर्द और पछतावा लिए। पिंकी भी रोने लगी। पिंकी को रोते देख समीर तुरंत आगे बढ़ा। वो समझ सकता था कि अचानक पिता को सामने देखना उसके लिए आसान नहीं था, उसे वक्त चाहिए था। चाचा, पिंकी को अभी आराम की जरूरत है, उसे नींद आ रही है, हम बाहर चलते हैं। दोनों बाहर आ गए। माहौल काफी इमोशनल हो गया था। सुबह की कॉल में रितेश ने समीर को किसी बुरी खबर के बारे में बताने की बात कही थी। हालांकि समीर ने उस वक्त इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन समीर अब उन्हें बाहर ले गया था तो सोचा कि अब उसे पूछ लेना चाहिए। लेकिन तभी मैं कितना अभागा बाप हूँ, इतने साल अपनी बच्ची से दूर रहा, उसे बाप के प्यार से दूर रखा। अंकल प्लीज खुद को दोष देना बंद कीजिए, सारी गलती तो मेरी है। समीर बेटा, बड़े कहते थे कि परिवार कोई ऐसा घर नहीं होता जिसे जब चाह छोड़ दिया और जब चाह वापस आ गए। हम मानता हूँ कि हमारे परिवार ने बहुत कुछ किया, मगर बहुत कुछ झेला भी, और मैंने तुम दोनों के लिए बहुत लड़ाई लड़ी, जिसका नतीजा मुझे अपने ही घर से निकाल दिया गया और सारे रिश्ते तोड़ लिए गए। और ये सब सिर्फ और सिर्फ लालच की वजह से हुआ है। और अब इस लालच का खेल तुम तक भी पहुंच गया, जिसका तुम सिर्फ एक मोहरा हो। लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे साथ घर लौटाना चाहिए। देखिए अंकल, मैं ये तो नहीं जानता कि आखिर हमारी फैमिली ने अपने अंदर कौन कौन से राज दफन कर रखे हैं, लेकिन आपको घर से निकाल कर उन्होंने सही नहीं किया। और जब बात आखिर में मुझ तक आ ही गई तो ये समीर चंदानी अपने परिवार को निराश नहीं करेगा। सच कहूं तो जब मुझे आपने कांटेक्ट किया और सब कुछ बताया तो मैंने सोचा कि सब छोड़ आपके पास आ जाऊं, लेकिन पिंकी अभी बीमार है। समीर अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि तभी एक नर्स की चिल्लाने की आवाज आई। क्या पिंकी का घर वाला यहाँ है? कौन है उनका फैमिली मेंबर्स? मरीज का हालत बहुत सीरियस है, तुरंत ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है। मैं उसका भाई हूँ, मेरा खून ले लो। मैं उसका पिता हूँ, मुझसे ब्लड लो। नर्स की आवाज सुनते ही दोनों की नसें तन गई। बिना कुछ सोचे दोनों ने अपनी बाहें आगे कर दी और दौड़ते हुए ऑपरेशन थिएटर की तरफ भागे। ये हॉस्पिटल कभी अमीर लोगों के लिए बना था, लेकिन अब ये समीर के ओनरशिप के बाद एक एडवांस्ड और मॉडर्न सुविधा से भरपूर हॉस्पिटल था। वीआईपी वार्ड में ही एक इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर था, जिससे मरीज को तुरंत इलाज दिया जा सके। बिना एक सेकंड गवाए डॉक्टरों ने रितेश और समीर का ब्लड टेस्ट किया। कुछ ही मिनटों में रितेश को मैच कर दिया गया और उसे ऑपरेटिंग टेबल पर लेटाया गया। रितेश और पिंकी के बीच बस 1 मीटर की दूरी थी। अपनी बेटी को यूं जिंदगी और मौत के बीच झूलते देख रितेश के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। अगर बीमारी का पता पहले लग जाता तो शायद आज ये हालात नहीं बनते। समीर का ब्लड मैच नहीं होने की वजह से उसे बाहर भेज दिया गया। अब वो बस ऑपरेशन रूम के बाहर लगी विंडो ग्लास में से अंदर देख रहा था। पिछले 10-12 सालों से भाई बहन फॉस्टर होम से ही एक दूसरे का सहारा थे, भले जैसे भी रहे हों, दूर या पास। फिर गिरीश ने भी काफी वक्त तक पिंकी को अपनी बेटी की तरह रखा था। अपने पेरेंट्स को खोने के बाद समीर के लिए सब कुछ धुंधला सा हो गया था, क्योंकि वो एक बच्चा था, पर पिंकी के साथ रहने से उसे खुशी मिलती थी। इसलिए बिना सोचे समझे उसको अपने घर से भगा लाया। अब जब वो उसे ऑपरेशन टेबल पर बेहोश पड़ा देख रहा था, उसे बेइंतहा बेचैनी हो रही थी। क्या पिंकी खतरे में थी? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। ऑपरेशन रूम में अचानक रितेश चंदानी का फोन बजने लगा, लेकिन उसका पूरा ध्यान पिंकी पर था। इस वक्त उसे किसी और चीज की फिक्र नहीं थी। फोन लगातार बजता रहा, लेकिन उसकी नजरें बस पिंकी पर टिकी रही। पिंकी को दिल की बीमारी पहले से थी, लेकिन अब हालत और बिगड़ गई थी। उसका खून तेजी से दौड़ने लगा, चेहरा और भी पीला पड़ गया। धमनियों और नसों का खून आपस में मिल रहा था, जिससे दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया था। ऑपरेशन के दौरान पता नहीं दवा असर नहीं कर रही थी या दर्द बहुत ज्यादा था, लेकिन पिंकी चुपचाप पड़ी थी। उसकी हालत बिगड़ रही थी, खून की कमी हो गई थी और मशीन भी वक्त पर काम नहीं आई। ऐसे में सिर्फ रितेश चंदानी ही था जो उसे खून दे सकता था। कुछ ही मिनटों में रितेश चंदानी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे नहीं पता था कि ऑपरेशन कितना लंबा चलेगा, लेकिन वो बिना रुके खून देता रहा। तभी ओ थैंक गॉड समीर, तुम्हारा ब्लड मैच हो गया, जल्दी आओ, तुम्हारा अंकल अब और खून नहीं दे सकते। समीर, जो ऑपरेशन रूम के बाहर बेचैनी से इंतजार कर रहा था, नर्स की बात सुनते ही बिना कुछ सोचे समझे अंदर भाग गया। अब बारी थी चाचा और भतीजे की इस रिले रेस की, जहां उनकी रगों से बहता खून पिंकी को जिंदगी देने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन मशीन के बिना। ये कितना कारगर होगा किसी को नहीं पता था। 2 घंटे बीत चुके थे, पिंकी अब भी बेहोश थी और ऑपरेशन जारी था। हेलो, हाँ, जो भी करना पड़े करो, और मेरी बात सुनो, अभी तुरंत मेरे लिए ज्यादा अमाउंट में RH नेगेटिव ब्लड इकट्ठा करो और हेल्दी हार्ट हॉस्पिटल भेजो, जल्दी करो। समीर पहले ही पिंकी को 400 सीसी खून दे चुका था। अगर वो और देता तो उसकी जान पर खतरा मंडराने लगता। रितेश चंदानी अपने बच्चों को दोबारा खोना नहीं चाहता था, इसलिए उन्हें अपने कॉन्टैक्ट्स को फोन कर ब्लड का इंतजाम करने को कहा।
फोन के दूसरी तरफ का व्यक्ति रितेश चंदानी की बात सुनते ही बिना एक पल गवाए ऑर्डर पूरा करने निकल पड़ा। समय बीतता जा रहा था और रितेश चंदानी बेचैनी से ऑपरेशन रूम के अंदर लेटे अपने दोनों बच्चों को देख रहा था। उसने मन ही मन कसम खाई, अगर कुछ भी गलत हुआ तो इस हॉस्पिटल के हर डॉक्टर को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। कुछ देर बाद ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और हमने अपना मिशन पूरा कर लिया है, लेकिन 3 महीने बाद फिर से हार्ट वॉल्व रिपेयर करना होगा। मिस्टर समीर, ध्यान रहे अगले 3 महीनों तक पेशेंट को स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे ही हॉस्पिटल में RH नेगेटिव ब्लड अवेलेबल हुआ, समीर को फ्री कर दिया गया। 3 घंटे बाद ऑपरेशन रूम की रेड लाइट बुझ गई। रितेश चंदानी और समीर ने एक गहरी सांस ली, जैसे कोई भारी बोझ हट गया हो। लेकिन अगले ही पल ज्यादा खून देने की वजह से समीर अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। लगता है लड़का सच में कमाल का स्टेमिना रखता है। आम आदमी 600 सीसी से कम खून देता है और ये अभी भी बचा हुआ है। जब समीर को होश आया तब तक एक पूरा दिन बीत चुका था। बाहर शाम ढल चुकी थी, लेकिन पिंकी अभी भी बेहोश थी। VIP वार्ड में नहीं जा सकती थी। पहले ऑपरेशन से उसके हार्ट वॉल्व को रिपेयर किया गया था और उसके बॉडी में अब ब्लड फ्लो पहले से बेहतर हो रहा था, जिससे उसका चेहरा भी पहले से बेहतर लग रहा था। ये लाइट इतनी तेज क्यों है? कमजोरी की वजह से समीर को एक बेड पर आराम करने के लिए सुला दिया गया था। अचानक कमरे में तेज लाइट जलने की वजह से उसकी नींद खुल गई और वो लाइट उसकी आंखों में चुभने लगी। उसे अपने कमरे में कुछ अजनबी चेहरे दिखाई दिए। उसके अंकल के अलावा वहाँ कुछ बुजुर्ग लोग खड़े थे। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। वो सब सूट बूट और टाई में थे, जैसे कि कोई बिजनेस डील करने आए हों। और साथ में रिया चंदानी भी थी, समीर की सो कॉल्ड कजिन, जो खुद को चंदानी एम्पायर की गद्दी की दावेदार मानती थी। समीर को ये नहीं पता था कि उसके एक और चाचा भी हैं, जिसे आउटकास्ट कर दिया गया था। इतना ही नहीं, बल्कि उन्हें जायदाद और नाम से भी बेदखल कर दिया गया था, जिसके बाद रिया अपने दादाजी की पूरी जायदाद खुद हड़पने के चक्कर में थी। मगर जब से समीर, जो चंदानी खानदान का इकलौता लड़का है, इस गेम में आया तो सब कुछ बदल सा गया। लेकिन कुछ लोगों को ये बात हजम ही नहीं हो रही थी। लेकिन फिर भी रितेश चंदानी की कोशिश ये थी कि बच्चों को उनकी फैमिली मिले। समीर, ये तुम्हारी चंदानी फैमिली है। आज वो तुमसे मिलने आए हैं और सॉरी, लेकिन मुझे अभी कोई बात नहीं करनी। प्लीज मुझे सोने दीजिए। समीर ने पूरी बात सुनी तक नहीं। उसे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो बस हल्की मुस्कान के साथ सर हिलाता रहा, लेकिन अंदर से उसे ये सब दिखावा लग रहा था। क्या हुआ बेबी ब्रदर? मुझे देखकर डर गए? ये सोचकर कि तुम्हारा वारिस बनने का ड्रीम कभी पूरा होगा? क्योंकि वो सब कुछ मेरा है। जितना मिल रहा है उसमें खुश रहो। देखो लड़के, हम सिर्फ इतना बोलने आए हैं कि अगर सच में तुम्हें अपने घर लौटकर अपनी विरासत वापस लेनी है तो तुम्हें सबसे पहली बात, मुझे आपके जायदाद और इस सो कॉल्ड विरासत में भी कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे नहीं जानना कि तुम लोग हो कौन, और वैसे भी जब ठीक हो जाऊंगा देख लेंगे। अभी के लिए नो ज्ञान नो बकबक। समीर की आवाज इतनी रूड थी कि उन बुजुर्गों का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। समीर ने ना तो कोई फॉर्मेलिटी निभाई और ना ही हिचकिचाया, सीधे उन्हें चलता कर दिया। फिर बेपरवाह अंदाज में वापस बिस्तर पर लेट गया और आंखें बंद कर ली। ये बदतमीज लड़का, इसकी इतनी हिम्मत। वही तो फूफा जी, देखिए ना, ग्रैंडपा ने आप सबको इस सेल्फिश और बदतमीज लड़के से मिलने के लिए भेजा, और ये है कि बड़ों की बेइज्जती कर रहा है और इसे हमारी विरासत का दावेदार बनाया गया है। रिया ने तो आग में और घी डाल दिया और फिर सभी बुजुर्ग एक दूसरे की ओर देखने लगे। लेकिन समीर के जवाब का कोई ठोस पलटवार उनके पास नहीं था। वो साफ साफ कह चुका था कि उसे न धन दौलत से मतलब था, न विरासत से। आखिरकार बुजुर्गों ने रितेश चंदानी की ओर देखा, शायद उसके पास कोई जवाब हो। लेकिन जब उन्होंने रितेश के चेहरे पर कोई जवाब ना पाया तो इरिटेट होकर गुस्से में वहाँ से निकल गए। उनके जाते ही रितेश चंदानी जैसे एकदम थक सा गया था। वो बहुत निराश हो गया था कि आखिर वो समीर को कैसे समझाए। समीर, ये जिद क्यों? मैंने और तुम्हारे पिता ने बड़ी मेहनत से इस एम्पायर को खड़ा किया था। तुम्हारे पिता तो रहे नहीं और मैं उस फैमिली का पार्ट होकर भी नहीं हूं। तुम ही बताओ, क्या तुझे अच्छा लगेगा कि ये सब कुछ किसी और के हाथ में चला जाए, जो लालच में कुछ भी कर सकते हैं? इस दुनिया में करप्ट लोग इस हॉस्पिटल में ही नहीं बल्कि अपने खुद के घर में ही हैं बेटा। मेरे पास तुम और पिंकी ही हो, और ये चांदनी परिवार भी मेरा ही बच्चा है। मैं अपने रहते इस परिवार को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। अब तुम्हें ही सब ठीक करना होगा। उनके बनाए गेम भी खेलने होंगे और उन्हें हराना भी होगा। समीर ने अपने अंकल को धीरे धीरे बाहर जाते देखा और फिर एक लंबी थकी हुई सांस लेते हुए सोचने लगा, क्या जिंदगी मिली है। पहले बिना जाने अपनों से ही भाग गया, और अब सब जानता हूँ तो अपनों के पास जाने से कतरा रहा हूँ। अभी तक मैं सब कुछ पैसों के लिए कर रहा था, लेकिन अब अपनी फैमिली के लिए करूंगा। खून की कमी की वजह से समीर के सर में चक्कर आ गया और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी और फिर वो सो गया।
अगली सुबह समीर अभी गहरी नींद में था जब बाहर से बुजुर्गों की गर्मा गर्म बहस की आवाज फिर से आने लगी। इतने सालों से ये कारोबार मैं देख रहा हूँ, मेरा भी तो हक बनता है अपना मत रखने का, हैं? अगर खानदान की संपत्ति ना होती तो क्या तुम इस चंदानी एम्पायर को इतना बड़ा बना पाते? अगर किसी को भी इतना सपोर्ट और गाइडेंस मिले तो कोई गधा भी बड़ा आदमी बन सकता है। इसमें तुम्हारी कौन सी महानता है? यहाँ सबकी मेहनत है। बस भी करो, क्या बकवास चल रही है? जल्दी बोलो क्या चाहिए और दफा हो जाओ। मेरी नींद बर्बाद मत करो तुम लोग। कल से तुम लोगों का तमाशा खत्म ही नहीं हो रहा है। असल में उन दोनों की बहसबाजी ने समीर की नींद उड़ा दी थी, तो समीर धीरे धीरे बिस्तर से उठा, दीवार का सहारा लेते हुए दरवाजे तक पहुंचा और झुंझुलाकर बोला, जिसे सुनकर सबकी निगाहें समीर की ओर मुड़ गई। फिर से बदतमीजी? हाँ, मुझे बदतमीजी करने पर तुम आप लोगों ने मजबूर किया है। क्या समीर का ये मनमौजी एटीट्यूड उसे ही भारी पड़ने वाला था? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। समीर की नींद खुल चुकी थी, जिसकी वजह थी उन बुजुर्गों की आपसी बहस। वो लोग इतना तेज लड़ रहे थे एक दूसरे से कि कमरे के अंदर तक आवाज आ रही थी। तो समीर को उनसे बदतमीजी करनी ही पड़ी, क्योंकि कल जिस बुजुर्ग ने समीर को भला बुरा कहा था, आज फिर गुस्से में भरकर उसे घूर रहा था। काफी देर तक दोनों के बीच खामोशी और टेंशन बना रहा। तुम कौन हो? अगर कुछ बोलना नहीं आता तो मत बोलो। ये विरासत और जायदाद पर हमारा हक है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। तुम्हें जो भी मिला है उसे बस खैरात ही समझो। समीर ने उस बूढ़े खड़ूस आदमी की बात को ज्यादा हवा नहीं दी और बिना कुछ कहे वार्ड की तरफ बढ़ने लगा, जिससे वो बूढ़ा आदमी और ज्यादा तिलमिला गया। रुक, अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम इतनी आसानी से चंदानी एम्पायर को हथिया सकते हो तो इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना, क्योंकि हम ऐसा नहीं होने देंगे। समीर, जिसको रातों रात सब कुछ मिल गया था, जो नाम उसे सब कुछ दे रहा था, जो परिवार उसे अपने खानदान की वारिस बता रही थी, आज उसी घर के कुछ लोग उसकी बेइज्जती कर रहे थे। लेकिन क्यों? समीर को ये बात समझ नहीं आ रही थी। हो सकता है वो उससे जलते हो और अपने रास्ते का कांटा समझते हो। कल भी और आज भी समीर उसकी बातों को नजरअंदाज कर रहा था। आखिरकार वो बुजुर्ग अपनी झुंझुलाहट में गुस्सा पीकर रह गया। ये बदतमीज लड़का चंदानी की पावर को हल्के में ले रहा है। समीर को चंदानी फैमिली के इस अजीबोगरीब सिस्टम से कभी लगाव नहीं था। उसे तो ये क्वांटम वेल्थ सिस्टम भी थोड़ा खटका था, लेकिन उतना ही इंटरेस्टिंग भी था, तो इसलिए वो खुद को साबित करने के लिए ये सब बड़े जोश से कर रहा था। जब उसने उस बुजुर्ग की बातें सुनी तो उसने चुप रहने के बजाय अपने और अपने चाचा के लिए आवाज उठाने का फैसला किया। बेकार का परिवार है, न जाने कितने राज दबा रखे हैं। मेरी नजरों में सिर्फ रितेश चाचा ही मेरे पापा है। अब वो ही मेरा असली घर है और तुम सब। अच्छा, तो तुम घर नहीं लौटना चाहते? बहुत अच्छा। सुना है कि तुम्हारे क्लास में एक अनन्या नाम की लड़की है और वो तुम्हारी बहुत मदद करती है और क्लोज भी है ना? अनन्या, एक ऐसा नाम जो समीर के दिल में बरसों से कहीं छुपा था। बुजुर्ग के मुंह से उसका नाम सुनते ही समीर का फेस हार्ड हो गया। अचानक एक अनजानी घबराहट उसके अंदर दौड़ पड़ी और उसके कदम वहीं रुक गए। तुम क्या करने वाले हो बुड्ढे? कान खोल कर सुन लो। अगर अनन्या को हाथ भी लगाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। घबराओ मत, मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन एक डील है। गोयन का परिवार की कुल संपत्ति अभी सिर्फ 100 करोड़ है। अगर 3 साल में इसे 1000 करोड़ के ऊपर ले जा सको तो तुम अपने परिवार में वापस जाकर अपनी विरासत के हकदार बनने के और करीब जा सकते हो। वरना सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि गोयन का परिवार भी बर्बाद हो जाएगा। और मेरी बातों को हल्के में मत लेना, पूरा सिस्टम मेरे हाथ में है। समीर के मन में अचानक भारी गिल्ट सा भर आया। अगर वो इतना जिद्दी ना होता तो अनन्या इस मामले में फंसती ही नहीं। उसे अंदाजा ही नहीं था कि ये लोग इतने ज्यादा शातिर निकलेंगे। समीर मन ही मन सोचने लगा कि इनके पास इतनी पावर, आखिर ये सब चल कब से रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन लोगों ने मुझे क्वांटम वेल्थ सिस्टम के गेम में फंसा रखा है और पीठ पीछे इन्होंने अपनी कोई और ही प्लानिंग कर रखी है। इन्हें मेरे बारे में सब पता है, बल्कि इन्हें तो पूरे शहर के बारे में पता है। शिट, मैं ये कैसे भूल गया कि ये चंदानीज हैं और इनके लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं है। डरो मत बेटा, तुम मेरे बेटे हो, तो इतनी छोटी सी चुनौती तुम्हें कैसे हरा सकती है? याद रखना, तुम्हारे पीछे मैं तुम्हारी ढाल बनकर खड़ा हूँ। मैं जानता था कि ये लोग अपनी नीयत से बाज नहीं आएंगे और तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाकर तुम्हें कोई लॉलीपॉप पकड़ा देंगे, लेकिन तुम्हें अब पीछे नहीं हटना है बेटा। रितेश चंदानी समीर की उलझन समझ सकता था, क्योंकि वो चंदानी खानदान के सारे दावपेच अच्छे से समझते थे। लेकिन जब समीर को ये बात कही, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, तो यही बात समीर के लिए सबसे बड़ा सहारा बन गई। ठीक है, मैं उन बूढ़ों को दिखा दूंगा कि असली ताकत क्या होती है। बहुत गेम खेल लिया इन्होंने हमारे परिवार के साथ,
लेकिन अब और नहीं। इस पल समीर में जैसे एक अलग ही एनर्जी आ गई थी। वो इस वक्त एक सीधा साधा कॉलेज जाने वाला लड़का नहीं, बल्कि अब वो एक शेर की तरह लग रहा था। उसकी आंखों में अलग ही चमक थी, जैसे कि वो मन में ठान रहा हो। मगर कुछ ही सेकंड बाद वो फिर से अपने पुराने अंदाज में आ गया। समीर फटाफट अपने जूते पहनने लगा, जैसे कि वो कहीं जा रहा हो। जब वो तैयार होकर वार्ड से बाहर निकलने लगा, तब रितेश एक नजर बड़े गौर से अपने भतीजे को देखने लगा और समझ गया कि शायद अब सच में कुछ बड़ा होने वाला था। समीर, तुम अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हो। तुम कहाँ जा रहे हो? रितेश घबरा गया और उसने जल्दी से समीर का हाथ पकड़ लिया ताकि वो चक्कर खाकर ना गिर जाए। लेकिन समीर जैसे अंदर ही अंदर बहुत बेचैन हो रहा था। चाचा, मुझे पिंकी को देखना है अभी। ठीक है, मैं भी चलता हूँ। दोनों चाचा भतीजे पिंकी के रूम में पहुंच गए और हाल ही में कोमा से बाहर आई पिंकी को देख रहे थे। वो मन ही मन दुआ कर रहे थे कि ये कमबख्त बीमारी उसे फिर से ना जकड़ ले। तभी समीर के फोन की घंटी बजने लगी तो समीर ने फोन उठाया, बिना देखे कि कॉल किसका था। वो नहीं चाहता था कि मोबाइल की रिंग से पिंकी की नींद टूटे। हेलो, क्या आप मिस्टर समीर हैं? हाँ। थैंक गॉड, आपको याद है मैं कौन हूँ? ये आवाज थी विनोद के पिता अनिल सेठ की। समीर तुरंत समझ गया था, क्योंकि उनकी आवाज उसे अच्छी तरह याद थी जब वो दोनों मिले थे। अंकल प्लीज मुझे बस समीर कहिए। विनोद और मैं भाई जैसे हैं, इतनी फॉर्मेलिटी करने की कोई जरूरत नहीं है। अनिल सेठ ने समीर को रात के खाने पर इनवाइट किया। आखिरकार कल ही समीर की मदद से उन्होंने धर्मेंद्र बोहरा जैसे गिरे हुए इंसान से बदला लिया था। लेकिन असली मकसद सिर्फ थैंक यू कहना नहीं था। अनिल सेठ अपने बिजनेस प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस पर भी समीर को अपडेट देना चाहते थे, क्योंकि समीर ने उस प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट किया था। अंकल, मेरे चाचा भी यहाँ हैं, क्या मैं उन्हें भी साथ ला सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुझे बहुत खुशी होगी अगर वो भी साथ आएंगे तो। मैं तुम्हें पता भेज रहा हूँ, शाम 7 बजे मिलते हैं। समीर ने देखा कि रितेश चाचा दिखाने के लिए तो पिंकी की तरफ देख रहे थे, लेकिन असल में फोन पर उसकी बातचीत सुन रहे थे। समीर हल्के से मुस्कुराया और सोचा कि अपने चाचा को अपने दोस्तों से मिलवाने का यही सही मौका है। ठीक है अंकल, हम शाम को मिलते हैं। शाम के 7 बजे समीर और रितेश अनिल सेठ के घर पहुँचे। जैसे ही दरवाजा खुला, अनिल सेठ ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और उनकी बिजनेस की पॉपुलैरिटी की तारीफ की झड़ी लगा दी। रितेश ने पोलाइटली हंसते हुए बस इतना कहा, अरे मैं तो बस अपने बेटे के साथ आया हूँ, उसके दोस्त की फैमिली से मिलने। उनके हंसी मजाक से माहौल थोड़ा हल्का हुआ और बातें धीरे धीरे बिजनेस मीटिंग से दोस्ताना पारिवारिक बातचीत की ओर बढ़ने लगी। समीर भी विनोद के मजे लेने लगा। विनोद, तुम्हारा निकनेम सच में गोलू है? अच्छा है। बहुत बढ़िया। क्या समीर भाई, नॉट कूल। गोलू क्यूट नहीं, अजीब लगता है। थोड़ी देर बाद विनोद के पिता अनिल सेठ समीर के अंकल को अपने बिजनेस ब्लूप्रिंट दिखाने के लिए स्टडी में ले गए। तब समीर और विनोद को भी थोड़ी राहत मिली। आखिरकार अपने पेरेंट्स के सामने वो दोनों बहुत शराफत दिखा रहे थे। थोड़ी देर की मस्ती के बाद विनोद ने समीर को देखते हुए एक सीरियस सवाल पूछा। वैसे समीर भाई, एक बात मेरे मन में और है, वो ये कि तुम्हारे अंकल का यूं अचानक आना और चंदानी से तुम्हारा मिलना, क्या ये सब एक इत्तेफाक है या फिर तुम सच में अपने परिवार को दिल से अपना रहे हो? विनोद, वो कहते हैं ना कि जब तक हारने का डर हो तो सट्टा नहीं लगाना चाहिए, और मेरे पास तो खोने को कुछ है ही नहीं, तो फिर जो हो रहा है वो होने देते हैं और बाकी तो आगे सारे पत्ते खुल ही जाएंगे। खेल खेलना तो चंदानियों के खून में है दोस्त। क्या समीर सच में किसी पर भरोसा कर सकता था? आखिर ये खेल क्या मोड़ लेगी आगे? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। जहां बड़े लोग बिजनेस की बातें कर रहे थे, वहीं दोनों टीनेजर्स चंदानी एम्पायर के दावपेच के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। विनोद और समीर अब काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। जहां समीर ने अभी तक गरीबी में जीवन काटा था, वहीं विनोद ने अमीरों वाली लाइफ जी है और उसके दोस्त भी वैसे ही थे जिनमें इंसानियत नाम की चीज शायद थी ही नहीं। लेकिन विनोद की परवरिश अच्छी होने के कारण उनका मन समीर की सच्चाई देख काफी बदल गया था। देखा जाए तो विनोद के पापा अनिल सेठ कोई मामूली इंसान नहीं थे। जब धर्मेंद्र बोहरा ने उसकी सारी इंडस्ट्रीज छीन ली, तब भी उसने कम समय में एक नया ग्रुप खड़ा कर लिया था। हालांकि एक बार फिर धर्मेंद्र बोहरा की साजिशों के चलते उसे नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन उनकी मेहनत और टैलेंट को कम नहीं आंका जा सकता था। बच्चे बड़े बच्चे बन गए हैं, पर अभी भी बातों में और गेम्स में ही लगे हैं। चलो सब डिनर के लिए हॉल में आ जाओ। विनोद की माँ को किसी बिजनेस टाइकून की परवाह नहीं थी। उनके लिए सिर्फ परिवार की खुशियाँ ही मायने रखती थी और बेटे के दोस्त का परिवार मतलब अपने परिवार जैसा। थोड़ी देर में डाइनिंग टेबल पर सब इकट्ठा हुए। टेबल पर बटर पनीर मसाला, मटर पुलाव, चिकन बिरयानी, बटर नान, तंदूरी चिकन, दाल मखनी, रायता, तरह तरह के पकौड़े, पापड़ और गुलाब जामुन जैसे खाने की डिशेस परोसी गई थी, जिसे देखकर सबके मुंह में पानी आ गया। रितेश चंदानी को भी यहाँ आकर घर जैसा फील हो रहा था, न कि किसी 5 स्टार होटल जैसा। वाह आंटी,
इतना सारा खाना देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। अरे बेटा, तुम दिल खोल कर खाओ। मेरा बनाया हुआ खाना अगर तुम लोगों को पसंद आएगा और पेट भर जाएगा तो मुझे तो बहुत ही खुशी होगी। सब बड़े चाव से खाना खाने लगे। डिनर का माहौल बेहद सुकून भरा था। खाना जितना टेस्टी था उतने ही अच्छे वो लोग थे। रितेश चंदानी और समीर के लिए ये एक्सपीरियंस सालों बाद आया था। दोनों चाचा भतीजे ने दिल खोलकर खाना खाया और उस क्वालिटी टाइम को काफी एंजॉय कर रहे थे। खाने के बाद जब विनोद की मम्मी ने उन्हें खास किस्म की शरबत पिलाई तो मानो डिनर का असली मजा अब आया। शरबत पीने के बाद वो दोनों जाने के लिए खड़े हुए। भाभी जी, आपके हाथ के खाने की तारीफ जितनी भी करें उतनी कम है। आपके घर आकर मुझे तो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। और अनिल जी, हमारी जो बात हुई है वो तय रही। अगर किसी भी तरह की मदद चाहिए तो आप बिना हिचकिचाहट के कॉल कर लीजिएगा मुझे। समीर ने अपने चाचा को हैरानी से देखा। वो रितेश चंदानी को इतने समय में अच्छे से जान गया था, जिसके तहत समीर को एक बात हजम नहीं हुई कि वो विनोद के पापा को अपनी हेल्प क्यों ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर वो किसी को भी कोई वादा नहीं करते, खासकर मदद करने की तो बिल्कुल भी नहीं। नमस्ते अंकल आंटी, चलता हूँ विनोद। और फिर दोनों चाचा भतीजा विनोद के घर से निकल गए। मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो। पहले हॉस्पिटल चलो, पिंकी की हालत देख लें, फिर रास्ते में सब समझा दूंगा। समीर समझ गया कि उसके चाचा उसकी मन की बात को बिन बोले ही समझ गए, तो उसने आगे कुछ नहीं पूछा। रितेश चंदानी कई दिनों से दिल्ली में ही थे। वो अपनी कंपनी के कई जरूरी काम के सिलसिले में आए थे, लेकिन साथ ही वो चंदानी फैमिली के टच में भी थे, क्योंकि उन्होंने कभी अपनी फैमिली पर गिव अप नहीं किया था। हॉस्पिटल जाकर उन्होंने पिंकी की हालत देखी और जब सब कुछ ठीक पाया तो रितेश मुंबई वापस जाने की तैयारी करने लगा। अपना और पिंकी का ख्याल रखना, मेरी बातों को भी याद रखना, अपना हक कभी नहीं छोड़ना। मैं तुम दोनों के साथ हूँ, जल्दी आने की कोशिश करूंगा। सिर्फ 2 दिनों में पिंकी की हालत काफी बेहतर हो गई थी और अब उन्हें आईसीयू से वीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। समीर पिंकी को अक्सर ब्लड ट्रांसफर करने की वजह से कमजोर और बेहोश हो जाता था। काफी देर तक कोमा में रहता, इसलिए वो अक्सर हॉस्पिटल में ही रहता। एक दिन वो रात के वक्त हॉस्पिटल बेड पर लेटा हुआ था, डिनर वाली नाइट की बातों को याद कर रहा था। इतने कम समय में मैंने विनोद के परिवार का बिजनेस तक खरीद लिया और अब चाचा भी उनकी पूरी तरह से मेरी मदद करने के लिए तैयार है। ये सब आखिर हो क्या रहा है? फिर उसे याद आया कि हॉस्पिटल से लौटते वक्त रितेश चंदानी ने बताया कि अब से अनिल सेठ का बिजनेस चंदानी फैमिली का एक हिस्सा होगा, लेकिन ये कानूनी तरीके से उनकी प्रॉपर्टी की लिस्ट में नहीं दिखेगा। ये कंपनी कानूनी रूप से समीर के नाम पर एक इनविजिबल एसेट की तरह रहेगा। अनिल सेठ को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो पूरा जोर लगाकर समीर से मदद मांगे। रितेश जानता था कि उसके भतीजे को आगे बढ़ने के लिए अनुभवी लोगों के साथ काम करने की जरूरत होगी, इसलिए वो पीछे से उसकी मदद भी कर रहे थे। अपनी पर्सनल डिस्प्यूट्स के बावजूद अगर वो ऐसा नहीं करते तो समीर के लिए अनन्या गोयनका की फैमिली के 100 करोड़ को 3 साल में 1000 करोड़ में बदल पाना नामुमकिन हो जाता। इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था। यहाँ तो सबके सब मास्टरमाइंड हैं। अब मुझे भी बहुत शातिर होकर अपना काम करना पड़ेगा। समीर को समझ आ रहा था कि उसके चाचा उसे जल्दी से मैच्योर बनाना चाहते हैं, लेकिन उसके नजरिए से देखा जाए तो दोस्त के परिवार का बिजनेस खरीद लेना सही नहीं था। अगर वो दोस्त हैं तो मदद दिल से करनी चाहिए, पर बिजनेस डीलिंग करना कुछ ज्यादा ही था। अब इस सिचुएशन में समीर को समझ नहीं आ रहा था कि वो विनोद का सामना कैसे करे। इन्हीं उलझनों के बीच उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। 2 दिन की छुट्टी के बाद सोमवार की सुबह समीर और विनोद यूनिवर्सिटी के गेट पर मिले और एक साथ क्लास की तरफ बढ़े। शुक्रवार को जाने से पहले उन्होंने हॉस्टल के कमरे में नितिन को पीट दिया था, जिससे उसकी हड्डी तक टूट गई थी। इसके अलावा पहले वो विशाल की घटिया हरकत के भी शिकार हो चुके थे। विशाल जैसे इंसान से बदले की उम्मीद करना कोई हैरानी की बात नहीं थी। वो पक्का कुछ प्लान कर रहा होगा और वही हुआ भी। उधर कैंपस के बाहर कुछ लड़के आपस में बात कर रहे थे। वो रहे दोनों, पकड़ लो इन्हें, कुछ भी हो जाए बाकी मैं देख लूंगा। हाँ, आज इन दोनों को खत्म करना ही होगा। जैसे कि उम्मीद थी, समीर और विनोद जैसे ही कैंपस में घुसे उन्हें टीचिंग बिल्डिंग तक पहुंचने का मौका तक नहीं मिला। विशाल और नितिन पहले से ही वहां मौजूद थे। कैंपस के बाहर के कुछ गुंडों को इशारा कर रहे थे और चिल्ला रहे थे। विशाल का चेहरा सूजा हुआ था और नितिन के पैर में प्लास्टर बंधा हुआ था। उनकी हालत देखकर बाकी स्टूडेंट्स हंसी नहीं रोक पाए। ये समझ नहीं आ रहा था कि ये दोनों इतने जख्मी होने के बाद भी कॉलेज में क्या कर रहे थे। और तभी अचानक लगभग 40-50 गुंडे गालियां देते हुए समीर और विनोद की तरफ दौड़ पड़े। समीर को पहले से पता था कि ये दोनों इतनी आसानी से उन्हें नहीं छोड़ने वाले, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि विशाल अब कैंपस में खुलेआम बाहरी लोगों को बुलाकर लड़ाई करवाने की हिम्मत करेगा। हालात देखकर समीर और विनोद ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कोई देर किए पीछे की ओर दौड़ लगा दी। वो रहे,
पकड़ो इन्हें। समीर और विनोद ने भागने की कोशिश ही की थी कि अचानक भीड़ के पीछे से 4 काले कपड़ों में आदमी हवा में उड़ते हुए उनकी तरफ आए। उनकी चाल इतनी तेज थी कि जब वो समीर और विनोद के पास से गुजरे तो उनके कपड़ों की सरसराहट तक सुनाई दी। चारों काले कपड़ों में लोग सीधे उन गुंडों के बीच में कूद पड़े, जैसे भेड़ियों का झुंड सीधे भेड़ों पर हमला कर दे। और फिर पलक झपकते ही वो गुंडों को धराशायी कर चुके थे। 1 मिनट भी नहीं बीता था और सभी 40-50 गुंडे जमीन पर पड़े कराह रहे थे। बहुत मारा सालों ने, मरता बना दिया। समीर ने जैसे ही इन चारों को देखा, उसे कुछ जाना पहचाना सा एहसास हुआ। वो तो इतनी खतरनाक सिचुएशन में भी ठहर गया और मुड़कर पीछे देखने लगा। जो उसने देखा उसने उसे पूरी तरह से हैरान कर दिया। 1 मिनट से भी कम समय में सारे गुंडे जमीन पर ढेर हो चुके थे और वो चारों काले कपड़ों वाले आदमी गायब हो चुके थे। इस बीच विनोद तो तेजी से स्कूल के सिक्योरिटी पेवेलियन की तरफ दौड़ चुका था, पर जैसे ही उसे एहसास हुआ कि समीर पीछे रह गया है, वो तुरंत वापस मुड़ा और सिचुएशन को भांपने लगा। उसने देखा कि समीर आराम से उन जमीन पर पड़े गुंडों के पास जा रहा था जो दर्द से कराह रहे थे। ये देख विशाल पूरी तरह से दंग रह गया। भाई ये क्या था? असल में भागते समय विनोद को पता नहीं चला था कि क्या हुआ था। उसे तो यकीन था कि समीर ने ही इन सारे गुंडों को अकेले हराया है, लेकिन फिर समीर भागते हुए उसके पास आया और हाँफते हुए बोला, ये कौन सा सीक्रेट मार्शल आर्ट था? और अगर तुझे इतनी फाइटिंग आती है तो फिर भाग क्यों ना आता? विनोद ने हंसते हुए समीर के कंधे पर एक हल्का मुक्का मारा और जोर से सांस लेते हुए अपनी हालत को संभालने की कोशिश करने लगा। अगर आज ये मुक्का लात नहीं होता तो कैंपस में तो उसका टैलेंट शायद कभी बाहर नहीं आता। क्यों ना इस टैलेंट को विशाल और उसकी गैंग पर आजमाया जाए। नेकी और पूछ। आखिर विशाल की इस हरकत का क्या जवाब देने वाले थे समीर और विनोद? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। कैंपस के मचे हंगामे के बाद समीर और विनोद ने तो सारे गुंडों को धूल चटा दी, लेकिन समीर और विनोद दूसरों को ताने मार रहे थे। क्या यार, तुमने जानबूझकर मुझसे इतनी मेहनत करवा ली। भाई अब तो जो हो गया वो हो गया, लेकिन अब इन दोनों की बारी। डोंट वरी, इस बार मैं तुमसे ज्यादा मेहनत नहीं करवाऊंगा। विनोद और समीर अब विशाल और उसकी गैंग को सबक सिखाने जा ही रहे थे, लेकिन कैंपस में हुए इस झगड़े को कई स्टूडेंट्स और टीचर्स ने देख लिया था। मेन गेट पर कैमरा भी लगा था जिससे बचना नामुमकिन था। और इतने में एक प्रोफेसर उन दोनों के पास गुस्से में आए और बोले, यूनिवर्सिटी को फाइट क्लब बना दिया है। तुम दोनों को इस बारे में प्रिंसिपल को सफाई देनी होगी। सोच लो क्या कहोगे। समीर और विनोद ने एक दूसरे को देखा और सर हिला दिया। प्रोफेसर के जाने के बाद उन दोनों को प्रिंसिपल ऑफिस में भेजा गया। समीर धीरे धीरे चल रहा था। उसके कपड़े अब पहले जैसे नहीं थे। वो अब सादे लेकिन एलिगेंट कपड़ों में आया था, जिससे उसकी पर्सनालिटी और निखर गई थी। केटीवी के स्कैंडल के बाद समीर ऑलरेडी एक सेंसेशन बन गया था, लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी में उसके नए स्टेटस और उसके ठंडा गर्म नेचर का भी था। लेकिन आज वो कुछ ज्यादा ही बदला बदला लग रहा था। ओह, ये कौन है? नया स्टूडेंट है क्या? ये कितना हैंडसम है, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। काश ये मेरा बॉयफ्रेंड होता। लेकिन समीर को ये सब सरदर्द लग रहा था। उसने बस यूनिवर्सिटी आकर अपनी पढ़ाई करने की सोची थी, लेकिन अब उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी में शांति नहीं है, क्योंकि उसके सामने बहुत सारे चैलेंज थे। तभी उसके मन में अचानक एक आइडिया आया। क्या मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ देना चाहिए? पहले उसे ये ख्याल पागलपन लगा, लेकिन जैसे जैसे उसने इस पर सोचा, उसे ये एक सही फैसला लगने लगा। थॉट के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया था। अरे समीर, कहाँ जा रहा है? क्लास शुरू होने वाली है। बोस मैडम की क्लास है, अगर लेट हुए तो अटेंडेंस उड़ जाएगी। मैं इस क्लास में नहीं जा रहा, मुझे कुछ जरूरी काम है। समीर मुड़ा और सीधे डायरेक्टर ऑफिस की तरफ बढ़ गया। विनोद भी हक्का बक्का उसके पीछे दौड़ा। क्लास का डर शायद उसे यहाँ तक ले आया था। तू पागल है क्या? क्या करने जा रहा है? आखिरकार समीर ने अपनी यूनिवर्सिटी छोड़ने की बात विनोद को बताई और 3 साल में अनन्या की फैमिली कंपनी 100 करोड़ से 1000 करोड़ तक पहुंचने का अपना प्लान भी बताया, क्योंकि यही एक तरीका था उसके पास अपनी विरासत क्लेम करने का। क्या तू सच में यूनिवर्सिटी छोड़ने वाला है? हाँ। फिर दोनों डायरेक्टर ऑफिस गए। डायरेक्टर और स्टूडेंट अफेयर्स ऑफिस में सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई। जब समीर और विनोद नीचे आ रहे थे, तभी सामने से पुरानी मैडम दिख गई। अगर तुम्हें मेरी क्लास में नजर नहीं आना है तो फाइनल एग्जाम में मत आना। ओके। दोनों ने डरते डरते सर हिलाया और तेजी से बाहर निकल गए। मैडम को कुछ समझ में ही नहीं आया और वो मुंह बनाकर वहाँ से चली गई। तभी समीर ने फोन निकाला और एक मैसेज टाइप किया। आज दोपहर फ्री हो? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। सीधा मेरी कंपनी में आ जाना, पूरा दिन फ्री हूँ, बस अभी एक मीटिंग में हूँ। समीर मैसेज पढ़कर थोड़ा मुस्कुराने लगा, ये सोचकर कि ये दोस्त भी कमाल का था। काम से लदा रहता है और फिर कह रहा था कि फ्री है, लेकिन चाहे जो हो, इस बार बात करना बहुत जरूरी था। आज कैंपस के गेट पर टैक्सियों की गिनती उंगलियों पर गिनने लायक थी।
समीर और विनोद काफी देर तक इंतजार करते रहे, लेकिन कोई टैक्सी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। समीर बार बार घड़ी देखे जा रहा था। जब कहीं जल्दी जाना होता है तो उस दिन लेट जरूर होता है। भाई ये क्या सीन है आज? ऐसे लग रहा है जैसे सारे टैक्सी वाले कसम खाकर छुट्टी पर चले गए हैं। हाँ यार, रोज तो एक से एक कैब खड़ी रहती है और आज लगता है कुछ खास है, तभी सब गायब है। वेट करते करते आज हमारा बुढ़ापा आ जाएगा। इतनी परेशानी के बाद समीर के दिमाग में एक ख्याल आया। अब बस बहुत हुआ, अपनी कार खरीदनी पड़ेगी। आखिर आने जाने में इतनी दिक्कत तो नहीं झेल सकते। वैसे भी अब जिंदगी में काफी काम बढ़ने वाले हैं। हर बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट का झंझट कौन ले? हर बार ठाकुर साहब को फोन लगाना पड़ता है। हालांकि कार मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन बुड्ढों को लगा था कि मुझे सब कुछ खैरात में मिला है, तो बस अब तो मैं अपनी कार ही खरीदूंगा, भले ही मेरे नाम के आगे चंदानी ही क्यों ना लगाऊं। अब मैं सब कुछ कमाऊंगा। आप क्या सोचने लगे भाई? भाई सीधा 4S स्टोर चलते हैं, कार खरीद लेते हैं। एक मिनट, अचानक से कार खरीदने का प्लान? तुम्हारे पास किस चीज की कमी है? कमी है अपने खुद के कार की। मैं अब किसी से मांगना नहीं चाहता, बल्कि कमाना चाहता हूँ। और वैसे भी मुझे अपनी पसंद की कार चाहिए, ना कि टिपिकल चंदानियों वाली लग्जरी गाड़ियाँ। हम यंग हैं तो कार भी हमारे जैसी यंग होनी चाहिए भाई। भाई का दिल मांगे मोर। ठीक है तो फिर चलते हैं, मगर अभी जाएंगे कैसे? करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आखिरकार एक टैक्सी कैंपस के पास रुकी। धूप में पिघलते समीर और विनोद ने बिना देर किए टैक्सी पकड़ ली। अंकल ऑटो सिटी चलिए। टैक्सी ड्राइवर घाघ था। उसने समीर और विनोद के कपड़े देखकर समझ लिया कि दोनों किसी अमीर घर के लड़के हैं। शायद इसलिए उसने सीधा टैक्सी को मर्सिडीज के शोरूम के सामने रोक दिया। फिर दोनों शोरूम के अंदर आए। भाई तुझे पता है मर्सिडीज कितने की आती है? तेरे पास 67 लाख है। अबे मैं गाड़ी खरीदने आया हूँ, पूरी कंपनी थोड़ी। एक काम करते हैं, कहीं और चलते हैं। ये जगह कार हब है, इसलिए तो इसे ऑटो सिटी कहते हैं। कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा जो तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। हाँ, मुझे तो वैसे भी इन सब चीजों की ज्यादा नॉलेज नहीं है। गाड़ी खरीदने का समीर का फैसला एकदम अचानक था, और सच कहें तो उसे गाड़ियों की ज्यादा जानकारी भी नहीं थी। क्योंकि वो पूरी लाइफ गरीबी में रहा था, तो उसने कभी इन सब चीजों में दिमाग भी नहीं लगाया। हालांकि उसके पास आज की डेट में लाखों के डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स थे, लेकिन वो हराम का पैसा नहीं उड़ाना चाहता था। फिर वो दोनों मर्सिडीज के शोरूम से निकलकर ऑटो सिटी में घूमने लगे। दोनों इधर उधर गाड़ियों पर नजर घुमाने लगे कि तभी पीछे से आवाज आई। सर, क्या आप कोई कार देखने में इंटरेस्टेड हैं? तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। समीर और विनोद ने एक दूसरे को देखा, फिर बिना ज्यादा सोचे हामी भर देते हैं। सेल्समैन जो शायद नया था, पूरी जान लगाकर उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था। उसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस भी था। वो उन्हें अपने शोरूम में ले गया। भले ही हमारा शोरूम थोड़ा छोटा है, लेकिन हमारे स्टीड मॉडल्स दमदार और किफायती हैं। पावरफुल एसयूवी, बड़ा स्पेस और बढ़िया माइलेज। भाई तुम इंसान तो सही लग रहे हो, लेकिन तुम हमें चेप तो नहीं रहे हो ना? स्पीड अच्छा है या बस यूं ही बोल रहे हो? विनोद सेल्समैन से थोड़ा सवाल जवाब करने लगा कि तभी समीर ने सेल्समैन को एक कोने में खींचा और उसे धीरे से 1000 रुपए पकड़ा दिए। देखो भाई, मुझे कार्स की बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। इससे पहले भी मैं एक बार चौड़ में चला गया था कार लेने, लेकिन इस बार मैं अपनी मेहनत की कमाई से कार लेना चाहता हूँ। तो प्लीज हमें सही चीज देना। प्लीज ये पैसे रख लो, ये तुम्हारी मेहनत के लिए है। सर, ये मैं नहीं ले सकता, यहाँ कैमरे लगे हैं, और वैसे भी आपको सही चीज देना ही मेरा काम है। भाई आजा इधर, यहाँ कोई कैमरा नहीं है। नहीं, मैं कोई पैसे नहीं लूंगा। स्टीड वाकई अच्छा ऑप्शन है, खासकर आपके बजट में। बढ़िया स्पेस, दमदार इंजन और खर्चे में भी हल्का। सेल्समैन की ईमानदारी समीर को पसंद आई। इतने सालों तक जिंदगी की ठोकरें खाने के बाद उसे इंसानों की पहचान हो चुकी थी, इसलिए वो उसकी बात से कन्विंस था। सेल्समैन ने एक टेस्ट ड्राइव भी दी, जिसके बाद समीर ने वो कार फाइनल कर ली। ठीक है, यही ले लेते हैं। विनोद, ठीक है ना? एकदम मस्त। देखते ही देखते 5 लाख में गाड़ी समीर के नाम पर हो गई। लेकिन एक और दिक्कत आ गई। समीर ने विनोद से धीमे से पूछा, भाई तू गाड़ी चला सकता है? चल सकता हूँ, लेकिन लाइसेंस नहीं है। अब वही पुराना तरीका अपनाते हैं, क्या बोलते हो? पुराना तरीका? तो इस तरह बिना किसी खास प्लानिंग के समीर ने अपनी पहली गाड़ी खरीद ली। लेकिन वो पुराना तरीका था क्या? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। अरे समीर भाई, अब बता भी दो कि वो पुराना तरीका क्या है। बस देखते जाओ विनोद भाई। समीर ने बिना कुछ कहे फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। कुछ सेकंड बाद दूसरी तरफ से एक गहरी आवाज सुनाई दी। ठाकुर साहब, एक काम करवाना है। मेरे दोस्त विनोद का ड्राइविंग लाइसेंस 2 दिनों में बनवा दीजिए, बहुत जरूरी है। मैं विनोद से आपकी बात करवाता हूँ, वो बाकी डिटेल्स बता देगा। समीर ने फोन विनोद की तरफ बढ़ा दिया ताकि वो अपनी डिटेल्स खुद बता सके। कुछ मिनटों की बातचीत के बाद फोन कट गया। अब क्या करेंगे? गाड़ी यहीं छोड़नी पड़ेगी ना? हाँ, जब तक लाइसेंस नहीं बन जाता गाड़ी यहीं रहेगी। उस वक्त शोरूम का एक सेल्समैन आकाश उनकी तरफ बढ़ा। उसकी मुलाकात इन दोनों से एक बार में पहले भी हुई थी, क्योंकि वो कुछ समय एक बार में जॉब करता था।
तभी इनकी दोस्ती हुई थी और अब आकाश ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आ गया था। भाई समीर, विनोद, कांग्रेचुलेशंस नई गाड़ी करने के लिए। वैसे अब कहाँ जा रहे हो? चाहो तो मैं छोड़ देता हूँ, तुम दोनों थोड़े परेशान लग रहे हो। समीर और विनोद पहले सोच में पड़ गए, लेकिन फिर समीर ने कंधे उचकाए और कहा, चलो चलते हैं। वैसे भी आज हमें वापस जाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा, पता नहीं आज क्या हो गया है। फिर रास्ते में तीनों ने बहुत बातें की। धीरे धीरे आकाश और विनोद की दोस्ती भी गहरी होने लगी। चलते चलते उन्होंने एक दूसरे का नंबर भी सेव कर लिया और व्हाट्सएप पर कनेक्ट हो गए। जब वो स्टारलाइट बिल्डिंग पहुंचे तो समीर ने आकाश के फोन से खुद को एक छोटा सा ट्रांसफर भेज दिया, 500 रुपए का। समीर भाई ये क्या किया? यार दोस्ती अपनी जगह, लेकिन आकाश, हमने बिजनेस क्लास की सेवा दे रखी है तो उसकी भी कुछ कमाई होनी चाहिए ना। आकाश ने हंसते हुए कुछ नहीं कहा। कार से उतरने के बाद समीर और विनोद बिल्डिंग के अंदर चले गए। इसी बिल्डिंग में अनन्या की कंपनी थी। अंदर पहुंचते ही समीर ने अनन्या को देखा जो ऑफिस में बैठी थी। वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और हंसते हुए बोला, अगर तुम्हारी कंपनी में से मेरे लिए कोई जगह बना सको तो बहुत अच्छा रहेगा, वरना हर बार तुम्हें मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, जो काफी झंझट का काम है। अनन्या ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी बात सुनी और आंखों में हल्की शरारत लिए जवाब दिया, तो क्या समीर जी हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं? ये सब तुम्हारी लॉयल्टी और सिंसियरिटी पर डिपेंड करता है अनन्या। इतना कहकर समीर ने विनोद की तरफ देखा जो अब तक चुपचाप खड़ा था। विनोद ने धीरे से गला साफ किया और बातचीत में कूद पड़ा। देखो अनन्या, मैं तुम्हें सच बताऊं तो तुम्हारी कंपनी के लिए ये आसान नहीं होगा कि अगले 3 सालों में अपनी प्रॉपर्टी को 10 गुना बढ़ा सको। दिल्ली में रियल एस्टेट पहले से ही पूरी तरह भरा हुआ है। अनन्या थोड़ी देर चुप रही। वो सोच में पड़ गई। विनोद की बात में दम था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर कोई निराशा नहीं थी। फिर उसने धीरे से कहा, मुझे पता है कि सिचुएशन मुश्किल है, लेकिन विनोद ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही फट से एक नई इन्फॉर्मेशन दी। असल में कल ही हमारे परिवार ने समीर के परिवार के साथ एक डील किया है। हम चाहे तो समीर की मदद कर सकते हैं। हमारा परिवार होटल बिजनेस में है और अगर तुम्हें दिलचस्पी हो तो। अनन्या अब और भी ध्यान से सुनने लगी। वो जैसे सुनने के साथ साथ अपना एक नया प्लान भी तैयार कर रही थी। कुछ पलों की चुप्पी के बाद अनन्या की आंखों में एक चमक सी आ गई। अगर सच कहूं तो तुम्हारे प्लान में मुझे कोई कमी नहीं दिख रही, ये एकदम परफेक्ट है। मुझे लगता है कि हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं। रुको, मैं अभी एक कॉल कर लेती हूँ। समीर और विनोद अब ध्यान से अनन्या को देख रहे थे। उसके चेहरे पर हल्का सा कॉन्फिडेंस झलक रहा था। कुछ मिनटों की बातचीत के बाद वो वापस आई और मुस्कुराते हुए बोली, अब जब हमने पहली डील फाइनल कर ली है तो आगे की बातें करते हैं। समीर ने बात पूरी करने के लिए मुंह खोला ही था कि अनन्या ने हंसते हुए उसे रोक दिया। अरे तुम दोनों मेरे अपने लोग हो और मैं और समीर तो पहले से ही क्लोज हैं और अब विनोद भी हमारी टीम में है। मुझे इस बिजनेस की लंबी चौड़ी फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। बस जल्दी से काम शुरू करो और बताओ कि कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए। लेकिन ये बात हम कुछ खाते पीते हुए करते हैं। चलते हैं कैफेटेरिया। समीर और विनोद ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। आज की शाम उनके लिए एक नया रास्ता खोल रही थी। अनन्या अब मस्ती के मूड में थी, लेकिन समीर अभी भी अनन्या के अचानक से आए इस बदलाव को देखकर हैरान था। उसने विनोद को देखा जो धीरे धीरे खड़ा हो रहा था कैफेटेरिया जाने के लिए। उसने हल्का सा सर हिलाया और अनन्या के पीछे पीछे बाहर चला गया। अरे ये क्या बात हुई? रुको तुम दोनों, मेरा भी इंतजार करो। सही है, नया दोस्त मिला तो पुराने को भूल गए। अनन्या आखिर कंपनी की प्रेसिडेंट थी, इसलिए ऑफिस में उसका अलग से ध्यान रखा जाता था। समीर, विनोद और अनन्या तीनों कैंटीन के प्राइवेट रूम में बैठे थे। खाना परोसा जा चुका था, लेकिन माहौल किसी बिजनेस मीटिंग जैसा ही लग रहा था। अनन्या और विनोद दोनों पूरी तरह से कोऑपरेशन प्लान की डिटेल्स पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन समीर, उसे इन बिजनेस की बातों में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। उसका पूरा ध्यान सिर्फ टेबल पर रखे खाने पर था। वो चुपचाप अपनी प्लेट भरता जा रहा था, मानो उसे किसी कॉर्पोरेट प्लानिंग से कोई मतलब ही नहीं था। पिछले कुछ सालों में अनन्या ने समीर की खाने की आदतें अच्छे से देखी थी। कैसे कॉलेज कैंटीन में वो अक्सर ब्रेड बटर खाकर सो जाया करता था, और जब वो अमीर बना तब भी वो अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता था। शायद इसी वजह से भले ही यहाँ सिर्फ 3 लोग बैठे थे, लेकिन उसने पूरे 5 डिशेस का ऑर्डर दिया था, सिर्फ इस डर से कि समीर भूखा न रह जाए। लेकिन इसके बावजूद जब अनन्या और विनोद ने अपना डिस्कशन खत्म किया और समीर ने उसकी राय लेने के लिए उसकी ओर देखा, तो उनके होश उड़ गए। टेबल पर रखी सारी डिशेस खाली हो चुकी थी। समीर पेट सहलाते हुए, मस्त डकार मारते हुए आराम से अपनी सीट पर बैठा था और टूथपिक से दांत साफ कर रहा था। तुमने सारा खाना अकेले खा लिया? तो और क्या करता? तुम दोनों की बातें खत्म होने का वेट करता तो कहाँ गरम बुरा मानकर ठंडा हो जाता। वैसे तुम लोग रियल एस्टेट के बारे में कुछ बोल रहे थे ना? रुको, मैं अपना अंकल से पूछता हूँ। बिना कोई देर किए समीर ने टूथपिक एक तरफ फेंकी और सीधे अपना मोबाइल निकाल लिया। अनन्या और विनोद के सामने ही उसने अपने अंकल रितेश चंदानी को कॉल लगा दी। हेलो अंकल, हमें लैंड चाहिए। लोकेशन बहुत अच्छी ना भी हो तो चलेगा, लेकिन मिल जाए उतना बढ़िया। वैसे भी ज्यादा पैसे नहीं है हमारे पास। हाँ, इतनी जल्दी मिल भी गई, सच्ची। फोन पर रितेश चंदानी ने बिना वक्त बर्बाद किए सारी बातें साफ कर दी।
उन्होंने पहले ही समीर की जरूरत को भांप लिया था और पहले से ही तैयारी कर रखी थी। अगर मुझे पहले से ही अंदाजा ना होता कि तुम क्या करने वाले हो तो मैं इस पोजीशन पर बैठा ही क्यों होता। मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही 2 जमीनें तैयार कर ली है, एक फरीदाबाद में और दूसरी नोएडा में। दोनों 4 से 5 हेक्टेयर की है। अगर फाइनल करना है तो कर लो। डॉक्यूमेंट्स कल तुम्हारे पास होंगे। अब मुझे और काम है, बाय। दूसरी तरफ इतना कहकर रितेश चंदानी ने बिना कोई और बात किए फोन काट दिया। फिर उन्होंने पास में रखा सिगरेट उठाया, एक लंबा कश लिया और सामने बैठे लोगों से कहा, मेरी सलाह मानो, मेरे बेटे से ज्यादा काबिल बनने की कोशिश मत करो। वो बिजनेस ना भी समझे तब भी तुम सबसे बेहतर रहेगा। इस वक्त रितेश चंदानी का अंदाज पूरी तरह से दबंग बिजनेसमैन का था। सामने बैठे लोग वे ही थे जिन्होंने एक वक्त पर समीर के अस्पताल में भर्ती होने के दौरान उसे बच्चा और कमजोर समझकर किनारे करने की कोशिश की थी। शायद इसलिए रितेश चंदानी ने अपनी नजर समीर की एक्टिविटीज पर लगा रखी थी। वो जानता था कि उसके अपने लोग ही समीर को गेम खेलने भी देंगे और उसके रास्ते में कांटे भी बिछाएंगे ताकि वो और खरा उतर सके। लेकिन ऐसा करके वो समीर की मुश्किलें ही बढ़ा रहे थे और समीर को इसका अभी तक अच्छे से अंदाजा नहीं था, वरना वो शायद अपने परिवार से ही नफरत करने लगता। तो 2 जमीनें हैं, एक फरीदाबाद में, एक नोएडा में, और दोनों 4 से 5 हेक्टेयर की। वाह, मेरे चाचा भी कमाल का काम करते हैं। समीर को अपने चाचा के तौर तरीके ज्यादा पसंद नहीं थे, क्योंकि उनके अंदर था तो चंदानियों का ही खून, जन्मजात रईसी की। लेकिन फिर भी वो खुद भी अनजाने में उन्हीं की तरह बिहेव करने लगा था। शायद एक फर्क ये था कि समीर ने जिंदगी का वो पहलू जिया था जो उन्होंने नहीं जिया था, एक आम इंसान वाली लाइफ। अब जब लैंड कंफर्म हो गया है तो हमें आगे क्या करना है, उसके बारे में बात करनी चाहिए। समीर कुछ बोलने ही वाला था कि अनन्या ने उसे घूर कर चुप करा दिया, तो समीर मन ही मन उसे कोसने लगा। ये क्लास वाली अनन्या कितनी अलग थी, और ये वाली तो बहुत खड़ूस है, अनरोमांटिक। अब हमें अपनी इंडस्ट्रियल और कमर्शियल रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को फास्ट करना होगा और साथ ही फिजिबिलिटी रिपोर्ट को भी तैयार करना होगा। और टीम के बाकी लोगों को भी मार्केट बिजनेस से जोड़ने के लिए कुछ अच्छी ट्रेनिंग दिलवानी चाहिए। विनोद भी एक्टिवली अपनी राय रख रहा था, जिस पर अनन्या ने सहमति में सर हिलाया। इस पूरे डील के डिस्कशन के बाद अनन्या और विनोद काफी खुश और रिलैक्स नजर आ रहे थे, लेकिन समीर वो बस अपनी खाली प्लेट को देखता रहा, थोड़ा उदास, थोड़ा परेशान। आखिर क्या चल रहा था समीर के मन में? क्या हुआ समीर, कहाँ खो गए? हाँ, वो मैं समीर अपनी बात पूरी कर भी नहीं पाया था कि तभी अचानक ठाकुर साहब का फोन आया, जिसने समीर की उलझन कुछ हद तक हल कर दी। लेकिन ठाकुर साहब की बातों ने उसे थोड़ा हैरान कर दिया। हेलो छोटे मलिक, आपके दोस्त का ड्राइविंग लाइसेंस बन चुका है। मेरी बेटी इसे आपको देने आ रही है। आप अपनी लोकेशन व्हाट्सएप पर भेज देना। असल में मैं थोड़ा बिजी हूँ, इसलिए नहीं आ पाऊंगा। वो अगर मेरी बेटी से कोई गलती हो जाए तो उम्मीद है कि आप नाराज नहीं होंगे। ठाकुर साहब की बातों को सुनकर समीर थोड़ा उलझन में पड़ गया, लेकिन उसने हामी भर दी। ठाकुर साहब, आप कितने अच्छे हैं, इतनी जल्दी काम पूरा कर दिया, बहुत बहुत थैंक यू। समीर ने फोन कट कर दिया और अनन्या और विनोद के साथ कंपनी की पहली मंजिल के लॉबी की ओर बढ़ा। काफी समय हो चुका था और उसे जल्द ही अस्पताल वापस जाना था, क्योंकि उसके ऊपर अपनी बहन पिंकी की देखभाल करने की जिम्मेदारी थी। समीर, मैं भी चलूंगी तुम लोगों के साथ हॉस्पिटल, पिंकी को देखने। समीर ने हामी भर दी, लेकिन वो मन ही मन सोच रहा था कि आखिर ठाकुर साहब ने ये क्यों कहा कि उनकी बेटी से कोई गलती हो जाए तो माफ कर दे। लेकिन फिर उसने ज्यादा दिमाग ना लगाकर वो लोग सीढ़ी से नीचे उतरने लगे हॉस्पिटल जाने के लिए। मिस, हमारे यहाँ पर कोई भी मिस्टर समीर नहीं है। प्लीज यहाँ हंगामा ना करें, ये ऑफिस है। दिस इज नॉट सपोज्ड टू बी योर हाउस। जैसे ही समीर, अनन्या और विनोद लॉबी में पहुंचे, उन्होंने देखा कि रिसेप्शनिस्ट एक छोटी हाइट की लड़की से बहस कर रही थी। दिखने में क्यूट सी थी और गुस्सा नाक पर। ये लड़की कैसे बदतमीजी कर रही है हमारे ऑफिस में, इसे तो मैं देखती हूँ। तुम लोग वापस जाकर अपना काम करो। अनन्या और विनोद की बातचीत उस शोर में दब सी गई थी। वो विनोद के साथ बिजनेस डिस्कशन में बिजी थी और इस बहस पर पहले ध्यान नहीं दे रही थी। लेकिन कंपनी में फालतू का तमाशा ना हो, इसलिए वो तुरंत सिचुएशन को संभालने के लिए आगे बढ़ी। समीर, जो पीछे चल रहा था, वो अभी तक पूरा मामला नहीं सुन पाया था। उसे बिजनेस के ज्यादा मामलों में दिलचस्पी नहीं थी। ये बात वो आमतौर पर दिखाता नहीं था, लेकिन यहाँ उसके अपने दोस्त थे, इसलिए उसे ज्यादा टेंशन नहीं था। इसलिए वो सीधे गेट के पास जाकर ठाकुर साहब की बेटी का इंतजार करने लगा, लाइसेंस लेने के लिए। ठाकुर साहब ने तो कहा था कि वो 15 मिनट में आ जाएगी, लेकिन अब तक आई नहीं, कहाँ रह गई? दूसरी तरफ समय बीतता जा रहा था। हालांकि अस्पताल में पिंकी की देखभाल के लिए नर्स नेहा थी, फिर भी हाल ही में उसकी सर्जरी हुई थी, जिससे समीर की टेंशन बढ़ गई थी। इसलिए समीर बेसब्री से उस लड़की का वेट कर रहा था ताकि हॉस्पिटल टाइम से पहुंच सके। मैं तुम्हारी कंपनी के किसी आदमी को नहीं ढूंढ रही, मैं समीर चंदानी को ढूंढ रही हूँ। समीर चंदानी,
लोकेशन के हिसाब से वो यही है। अपना नाम सुनते ही समीर के कान खड़े हो गए और धीरे धीरे पीछे मुड़ा। ज्यादा खाने की वजह से उसकी चाल सुस्त हो गई थी, जैसे कि उसका शरीर भारी हो गया हो। वो वापस अंदर आया। क्या तुम ठाकुर साहब की बेटी हो? ओह, तो तुम हो समीर। एक बात बताओ, क्या हर छोटे छोटे काम के लिए तुम मेरे पापा के पास जाओगे? क्या तुम्हारा खुद का कोई दिमाग नहीं है? निकम्मे। एक्चुअली देखने में भी कितने बेवकूफ और फालतू इंसान लगते हो तुम। हालांकि ठाकुर साहब चंदानी परिवार के बहुत खास और राइट हैंड भी थे, फिर भी समीर ने कभी उन पर अपनी मिली पावर्स का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया था। बस जब जब उसे जरूरत पड़ती थी, जो कि हमेशा ही था, लेकिन वो उनकी हमेशा रेस्पेक्ट ही करता था। लेकिन कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं थी। इससे पहले कि समीर कुछ कह पाता, ठाकुर साहब की बेटी ने विनोद